नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मानवा की स्टार्ट होती है एक समंदर से, यहाँ पर अपनी एमसी होती है। आखिर ये सब गलत कैसे हुआ था तो उसको याद आ जाता है। यह बात है उस जमाने की जब अपनी एमसी छोटी बच्ची थी और क्लास में पढ़ती थी। यहाँ पर टीचर पूछता है क्या होगा अगर तुम एक आइलैंड पर फंस जाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि हमें सबसे पहले खाना ढूंढना चाहिए, हमें जगह का पता लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और टीचर कहता है तुम बहुत ज्यादा सही हो और तुम सारे के सारे ही सही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है कि तुम सबसे पहले अपने आप को शांत करो और आराम से मानवा देखो बिना किसी दिक्कत के। तो देखते रहो। अपनी एमसी कहती है यहीं से सारी सारी दिक्कत शुरू हुई थी। जब टीचर कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सर्वाइवल ट्रेनिंग को, और बड़ी भयंकर सी सीटी बजाता है जिससे कि पूरे कौवे उड़ जाते हैं। अपनी एमसी भी उड़ जाती है और उसको मेमोरी सारी होती है अपनी ही, और अपनी एमसी बहुत जोर से हाँफते हुए निकलती है और कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और अचानक से अपनी आप को एक आइलैंड पर पाती है। वो कहती हाँ आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस गई और आखिर मैं हूँ तो हूँ कहाँ पर। वो पता नहीं अपना गला क्यों फाड़ रही थी, लेकिन मैं गला नहीं फाड़ने वाला हूँ। उतने बड़े आइलैंड पर छोटी सी बच्ची गला फाड़ते हुए क्या ही कर रही होगी। बहल अपनी एमसी कहती है अगर सब उस चक्कर में तो नहीं हुआ, मेरे को मिली थी एक सड़ी हुई नोवेल किताब यहाँ पे, वो मिली थी इसको रास्ते में, इसलिए मैं कहता हूँ कि रास्ते में गिरी हुई चीजें नहीं उठाना चाहिए। अपनी एमसी ने जैसे वो किताब उठाई, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये पहुंच गई ऊपर, और ऊपर से पता नहीं ये इस जगह पर कैसे आ गई। वैसे इसका बन गया था गन्ने का जूस, अगर आपको चाहिए तो जल्दी बताओ। और ये एक ऐसी नोवेल के अंदर आ चुके हैं जिसके के अंदर एक सेंटेंस होती है और 5 मेन लीड। जी हाँ, 5 मेन लीड जो कि एक आइलैंड पर फंस जाते हैं, और एक आइलैंड पर फंसने के बाद में ये लोग सरवाइव करते हैं। वेल सरवाइव तो बाहर जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो तो तुम जानते ही होगे। और अपनी एमसी को सोच के ही चीख निकल जाती है। वेल वो सोचने से अपनी एमसी की चीख नहीं निकलती, बल्कि वो कुछ और देख के चीख जाती है। वो होता है इसका खुद का चेहरा, और ये कहती है नहीं मैं सेंटेंस तो हूँ ही नहीं, मैं तो मार्गरेट हूँ, इस मानवा की विलेनेस। तो जी हाँ, अपनी एमसी भी हर किसी घसी पिटी मानवा की तरह विलेनेस है। और एमसी कहती है मार्गरेट बहुत ज्यादा खतरनाक विलेनेस थी जो कि बहुत ज्यादा जल को कुड़ी भी थी। वो अपनी यहाँ पे सेंटेंस से जलती थी और इसी चक्कर में एक दिन उसने इसको क्लिप से ही धक्का देकर गिरा दिया था। उसके बाद में जो मेन लीड वगैरह थे उसने यहाँ पे सभी ने मिलकर इसका यहाँ पे काम तमाम कर डाला और बेचारे के सीने में तलवार घुसेड़ दी। अपनी एमसी की मौत हो गई और वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मेरे को बचना पड़ेगा। और बेचारी की मेमोरी सारी मिक्स होने लगती है। एमसी कहती नहीं मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और अचानक से वो दर्द कम हो जाता है। एमसी कहती ठीक है फिर अब मेरे को ये मानना पड़ेगा कि मैं एक आइलैंड पर फंस चुकी हूँ एक विलेन के बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक सीक्रेट डोर ढूंढना पड़ेगा। आई मीन एक ऐसी जगह यहाँ पर कि मैं छुपा पाऊंगा अपने आप को 1 साल तक, उसके बाद में मैं यहाँ से भाग जाऊंगी क्योंकि उसके बाद में शायद इनको रास्ता मिल जाएगा। एमसी कहती है सबसे पहले तो मुझे उस घटिया एनोस से बचना पड़ेगा जो कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस होता। और एमसी बता देगी जो सारे मेन लीड है वो अपनी एमसी से नफरत करते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा नफरत करता है क्राउन प्रिंस एनोज। और इसका नाम कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास है, हम लोग बस इसको एनोज बोलेंगे। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है जो कि अपनी एमसी से इतनी नफरत करता है कि मैं क्या ही बताऊं। उसको देख कर ये उसके ऊपर उल्टी कर देता है, और अपनी एमसी कहती है बस ये मेरे सामने ना आए बाकी सब ठीक रहेगा। और वही उसके सामने आता है लेकिन वो बेहोश होता है। एमसी कहती है अरे मम्मी रे मेरी काली जुबान, और मेरी जुबान यहाँ पे टूट क्यों नहीं गई, मेरी जुबान काट क्यों नहीं ली किसी ने, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया सामने से। एमसी का पूरा एकदम होश ही उड़ जाता है और वो कहती है नहीं अपने आप को संभालो और मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी ये बेहोश है, और क्योंकि ये अभी बेहोश है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है और एकदम स्टार्टिंग के फेज में हूँ। यहाँ पर की स्टोरी बताती है कि एनोज अपनी यहाँ पे बड़ी बड़ी आंखें खोलता है, तो ये जिससे पहले की आंखें खोले मैं यहाँ से रफा दफा हो जाती हूँ। ये बढ़िया रहेगा, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, मेरे को भागना चाहिए, और आखिर मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी क्यों सोच रही हूँ। उसके बाद वो भागने वाली होती है, लेकिन बेचारी किस्मत इतनी फूटी कि मैं क्या ही बताऊँ। एमसी कहती कहाँ भागूं, एक तरफ समंदर दूसरी तरफ यहाँ पे जंगल, तो क्या मेरे को जंगल में मंगल करना चाहिए। जैसे ही वो भागने वाली होती है वो इंसान इसका पैर पकड़ लेता है और अपनी एमसी मुंह के बल गिरती है सीधा रेत में, बेचारी का मुंह ही फूट जाता है। एमसी कहती है मम्मी रे, और तो भी वो आने लगता है। वो अपनी एमसी की गर्दन पकड़ता है, उसका मुंह दबा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रही हो बिना मेरी अनुमति के। एमसी पूरी डर जाती है और कहती है कितनी ज्यादा घटिया किस्मत है मेरी जो कि इस प्रकार से स्टार्ट हुई है एक सड़े हुए आइलैंड पर, और वो भी इस घटिया मेन लीड के साथ में। कोई बचाओ मेरे
मेरे को। उसके बाद में वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हमसे कहती मुझे कुछ नहीं पता है, अगर मुझे कैसे ही पता होगा कि मैं यहाँ पे कहाँ फंस चुकी हूँ, और मैं इसे क्या ही बताऊँ। और ये घटिया इंसान, इससे बचने का बस एक ही तरीका है, वो देखो उड़ता हुआ सलमान खान क्रिस 3 का। ये कहता है क्या क्रिस 3 का सलमान खान, वहाँ पर तो बस एक एहल होता है। हमसे तभी बच जाती है और कहती है बच गई मैं, और ये उसको छोड़ता नहीं है, ये उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा उल्लू बना सकती हो, क्रिस 3 में तो सलमान हो ही नहीं सकता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से भाग जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ मेरे को आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, नहीं तो फिर तुम तो गई। हमसे कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ, मेरे को भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें किसी और से पूछना चाहिए। वो कहता बकवास बंद करो, और मुझे अच्छे से पता है कि इसमें पक्की ही तुम्हारी साजिश होगी, तुमने ही मेरे को यहाँ पे अगवा किया है। और हमसी को बेचारी को यहाँ पे ऐसा दबाया होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बस यहाँ पे कुछ और ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी ने इनको ऐसी हालत में देख लिया तो उसके बाद में क्या क्या बातें फैलेंगी। और अपनी हमसी बताती है इनुज के बारे में कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके पीछे पीछे मटकती हूँ, और इसलिए मैंने एक दिन चाइनीज माल खरीदा जो कि एक लव पॉइजन था, तो वो चाइनीज माल यहाँ पे खराब निकला, उसके चक्कर में ये ऑलमोस्ट मरने वाला था। हमसी ने अपने प्यार को ही मार डाला था। उसके बाद में इन लोगों ने बहुत ज्यादा नफरत की अपनी हमसी से, और हमसी एक विलेनेस बन चुकी थी अपने पागलपन में। उसके बाद में इसको अरेस्ट करने के लिए लोग आए, लेकिन क्योंकि अपनी हमसी बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली से आती है तो कोई इसका उखाड़ नहीं पाया, जैसे कि अभी इंडिया में हो रहा है। लेकिन हाँ, दूसरा भी रीजन था, क्योंकि ये बेचारा एक मेड का बेटा था, और इसी वजह से इसके फादर को अपनी हमसी को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिल फेंक आदमी है, जो कि अपना दिल कहीं पर भी फेंक देते हैं। हमसे कहती है अब मैं क्या करूं इसके बारे में, मुझे यहाँ पे बचना ही पड़ेगा। और हमसे कहती है मेरे को छोड़ो, आखिर मैं तुम्हें किडनैप क्यों ही करूंगी, क्या मैं तुम्हारे साथ में कुछ गुलू गुलू करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। तो वो कहता हाँ बात तो सही है, अगर तुम मुझे किडनैप क्यों ही करोगी, हो सकता है कि वो रोटबन हो, और रोटबन इसी का भाई है, आई मीन क्राउन प्रिंस है वो भी। और अपनी हमसे कहती है वो नल्ला नालायक है, जो कि अपने क्राउन प्रिंस के चक्कर में निकाल दिया गया है एम्पायर से, और वो बड़ा घटिया इंसान था, और शायद इसी ने उसे किडनैप किया हो, आई मीन उसी ने इसे किडनैप किया हो। हमसे कहती है अभी तो मेरे को छोड़ो और मेरे को जाने दो। हमसे का वो हाथ पकड़े होता है, और हमसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो क्राउन प्रिंस। वो कहता है तुम कहाँ भाग रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। हमसे कहती है अरे वो दुख रहा है, ये कहता है नखरे करना बंद करो, और बहुत ज्यादा नखरे करती हो तुम तो। उसके बाद में ये उठता है और कहता है सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग कहाँ पर हैं, उसके लिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा माउंटेन चढ़े, उससे हमें होराइजन का पता चल जाएगा, और जो लाइन ऑफ साइट ऑफ होराइजन होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड होता है उसके यहाँ पे ऊपर जाकर तुम चढ़ोगे तो तुम्हें होराइजन एकदम साफ साफ दिखेगा, जबकि जो मेनलैंड होती है वहाँ पे नहीं दिखता है। हमसे कहती वाह क्या ही दिमाग लगा है, लेकिन ये गलत टाइम पे अपना सही दिमाग लगा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर शाम हो रही है। हमसे कहती है इससे पहले की रात हो, मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, क्योंकि रात में यहाँ पे आते हैं सांप, रात में आते हैं यहाँ पे जानवर भयंकर, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर किसी ने शराब दे दिया था, पता नहीं कोई इतना बिल्ला बैठा होगा जिसने कि इस आइलैंड के ऊपर शराब दे दिया, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कि इसके अंदर के जो मॉन्स्टर है ना वो यहाँ पे खतरनाक बन जाएंगे, और ये गन्ने का जूस पियेंगे बहुत ज्यादा ही। अपनी हमसे कहती है मुझे यहाँ पे बचना पड़ेगा, तो इससे मैं कह देती हूँ कि क्यों ना हम लोग अभी ना जाए, हमको बाद में जाना चाहिए, हम क्यों ना कल चले यहाँ पे उस बड़े से पहाड़ के ऊपर, इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग अभी खाने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढे, क्योंकि हमें बचना तो पड़ेगा ही ना। वो कहता है ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग आ चुका है, आखिर तुम कब से इतनी ज्यादा सही चीजें सोचने लगी, मुझे लगा तुम बस हैरम बनाने के बारे में सोचती हो। तुम मेरी बेइज्जती मारो या तारीफ कर रहे हो, बाहर में जाओ। और उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है, फिर तुम ऐसा सही बोल रही हो, हम लोग कल चलेंगे उस पहाड़ के ऊपर, हम पहाड़ कल चलेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। हमसे कहती ओह माय गॉड, जरा देखो तो यही होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा टाइम तक वॉर में लड़ा हो, और इसी वजह से इसकी सर्वाइवल स्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमसे कहती है यहाँ पर एक और सीक्रेट बात है जो कि इन लोगों को नहीं पता है, कि इस आइलैंड के ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड की भी चीजें हैं, जैसे कि मेडिकेट और कुछ जूते वगैरह, लेकिन क्योंकि इनका दिमाग इतना है नहीं कि ये उस चीज को समझ पाए, तो इसलिए ये लोग बस उसे कूड़ा फेंककर ठुकरा देते थे, और बेचारा कूड़ा भी वहाँ पे रो रहा होता है। हमसे कहती है पता नहीं राइटर ने कौन सा वाला गांजा फूका था, ऐसा लगता है कि जो हरी पत्ती इस आइलैंड पे उगती है वही राइटर ने फूक ली थी, उसके बाद में ये यहाँ पे किया होगा, पक्का ऐसा ही होगा। पहले अपनी हमसे सोचती है अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, अभी वो करने का समय है, क्योंकि मुझे करना है, मैं इसके साथ में रहूंगी, और जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये अच्छा है कि मैं किसी खतरनाक इंसान से ना मिलूं। इसके अलावा मुझे कहता है ओहो क्या सोच रही हो, क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो। हमसे कहती है अरे मैं तो भागने की सोचने से पहले ही पकड़ी गई और मेरा तो पोपट हो गया। वो कहती नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, सच में बहुत ज्यादा शार्प है, मैं क्या करूँ। वेल ये अच्छा है कि मैं उन लोगों से ना मिलूं, मैं इसी के साथ में रहूं जो कि मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तभी अपना इनुज कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो पेड़ की लकड़ी लेता है
है और पेड़ को ही काट देता है, अपनी एमजी का मुंह फाड़ देता है। एमजी कहती है अरे मम्मी रे ये क्या कर रहा है, एक लकड़ी से उसने उसी पेड़ को काट दिया जिससे कि वो लकड़ी ली थी। ये कहता ओ ये मैं लकड़ी लेने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मैं किसी की भी लकड़ी ले सकता हूँ। एमजी कहती ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो कहता है पीछे खड़ी खड़ी क्या अचार डाली हूँ, जल्दी से इसे उठाओ। और यहाँ से रफा दफा होते हैं। उसके बाद में शाम हो जाती है बहुत ज्यादा ही। एमजी कहती है क्या चल रहा है इस जगह पर, कुछ ज्यादा यहाँ पे अंधेरा छाने वाला है, इससे पहले कि अंधेरा छाए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और हम लोग एक क्लिफ के पास में है जो कि जंगल के बहुत ज्यादा ही पास में है और समंदर के भी। एमजी कहती है सुनो हमें वापस जाना चाहिए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, नहीं तो फिर हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बुरा भरा काम तमाम हो जाएगा। तभी कोई कहता है गन्ने का जूस, और गैस करो ये किसने कहा होगा। एमजी कहती है अरे नहीं वो आ गए और ये होता है एक भेड़िया। अपनी एमजी कहती है नहीं हमें बचना पड़ेगा, वो आ चुके हैं और अभी तो शाम हुई नहीं है, आई मीन रात नहीं हुई है, तो बिना अंधेरे के ये कहाँ से आ गए। ऐसा लगता है कि राइटर बहुत ज्यादा ही बड़ा वाला फैन था माइनक्राफ्ट का, रात दिन माइनक्राफ्ट खेलता होगा आपके यहाँ से। और ये छोटा सा भेड़िया आ जाता है अटैक करने के लिए और बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि गन्ने का जूस। तभी बहुत ज्यादा जोर से आवाज आती है। एमजी कहती है अरे नहीं मैं तो गई और अपना बीच में आ जाता है इनोज। और इनोज कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, और ये उसको लकड़ी दे देता है। आई मीन लकड़ी लेने का इसको शौक था तो वो लकड़ी ले लेता है। और उसके बाद में उसका काम तमाम, एक लकड़ी से इसने भेड़िया मार डाला। यहाँ पर मैं एक लकड़ी से अपने आप को नहीं मार पा रहा हूँ। अपनी एमजी कहती वाह वाह क्या ही कमाल की बात है, इसने एक लकड़ी से उसको मार डाला। सच में ये यहाँ पे स्किल होती है एक वॉरियर की, कमाल का इंसान है ये तो। और यही मैंने सोचा था एक मेन लीड के बारे में, वो उसे ऐसा पकड़े होता है जैसे कि उसकी हीरोइन हो लेकिन अपनी एमजी की होप, और यहाँ पे उसके इरादे दोनों को वो फेंक देता है। अपनी एमजी कहती है ये क्या कर रहा है, अपनी एमजी को वो नीचे गिरा देता है। एमजी कहती है मैं भी क्या क्या सोच रही थी, ये बड़ा गिरा हुआ इंसान है जो कि दूसरों को गिराता रहता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आखिर यहाँ पे ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, अभी तो रात हुई ही नहीं है, तो बिना रात के ये कहाँ से आ गए। नोवेल के अंदर तो बताया गया था कि बस यहाँ पे रात में ही आते हैं। और रुको जरा यहाँ पर तो डार्कनेस भी है। तो जैसा कि मैंने कहा था राइटर बहुत ज्यादा यहाँ पे गेम खेलता है, तो उसने माइनक्राफ्ट खेल के ये सोच लिया कि यहाँ पे जैसे ही अंधेरा होगा उसके अंदर मोस्टर आ सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर ज़ॉम्बी आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आएंगे और बोलेंगे गन्ने का जूस, और रात एकदम यहाँ पे सुहानी कर देंगे। एमजी कहती है अरे नहीं रात तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और जहाँ जहाँ अंधेरा होगा वहाँ वहाँ मोस्टर होंगे, तो मेरे को बचना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतन में होती है और इतना ज्यादा चिंतन कर रही होती है कि अपना यहाँ पे इनोज भी इसको नोटिस कर लेता है। और इनोज कहता है ओह माय गॉड इसकी बिल्कुल भी फट नहीं रही है, ये डर ही नहीं रही है, क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहली बार इन चीजों को देख रही है इसलिए इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये उसके पास में जाता है, हमसे डर जाती है कि ये कहीं कुछ कर ना दे। वो कहता है माय लेडी क्या आप ठीक है, अपनी एमसी के गालों को टच करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एमसी कहती है हाँ ये क्या कर रहा है, और वो अपने हाथ ऐसा बढ़ा रहा था अपनी एमसी की ओर जैसे कि अपनी एमसी उसकी माँ चुका हो। एमसी कहती है हाँ इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, अभी तो ये मेरे को गिरा रहा था बिल्कुल गिरी हुई हरकतें करके। वो कहता है चलो उठते हैं और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एमसी को वो हाथ देता है और एमसी उसका हाथ लेते हुए कहती है थैंक यू। तभी वो कहता है तुम मेरी अनुमति के बिना भाग नहीं सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। एमसी कहती है ये बकवास इंसान। उसके बाद में वो उसका हाथ पकड़ते हुए सोच रही होती है ये बिल्कुल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ही कोई तो सन रहे हो यहाँ पे किसी मानवा की। वेल उसके बाद में बहुत ज्यादा रात हो जाती है। अपनी एमसी कहती है वेल हमने बना लिया है बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सारी चीजें थी वो तो अपना इनर्ज लेके आया था, लेकिन क्योंकि अपनी एमसी से घास डालती रहती थी तो अपनी एमसी ने नीचे घास डाली थी। वो कहता है माय लेडी पधारिए और आराम से बिराजिए। एमसी कहती है क्या बकवास है, ये कोई महल थोड़ी ना है जो कि ऐसी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सच में काफी बड़ा वाला नोवेल महल निकला ये तो। और कुछ समय बाद में वो कहता है मेरे पास में यहाँ पे मत आओ और मेरे से चिपको मत चिंगम की तरह है। एमसी कहती है मैं नहीं चिपक रही हूँ, मेरे पास में कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए। और वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। एमसी कहती है कि कहीं तो मेरे साथ में कुछ कर ना दो। वो कहता है क्या कहा तुमने, क्या कहा, दोबारा तो कहना। एमसी कहती है मेरा मतलब है तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। और उसके बाद में अपनी एमसी सन्नाटे में बैठ जाती है। कुछ समय बाद में अपनी एमसी कहती है मेरे को प्यास लग रही है। वो कहता है क्या बकवास है। एमसी कह रही होती है कि हमने पानी नहीं पिया है जब से हम लोग इस आइलैंड के ऊपर आए हैं, और अगर हम लोग ऐसा ही रहे, अगर हम लोग यहाँ पे फालतू में सोते रहे तो हम लोग प्यास से ही मर जाएंगे और अपनी आंखें कभी नहीं खोलेंगे। वो कहता है क्या बकवास है और क्या तुम यहाँ से भागने वाली हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं आ सकती हो। और एमसी कहती नहीं और राइनेस मैं नहीं भागूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बस जाऊंगी पानी का इंतजाम करूंगी और फटाफट से आ जाऊंगी। मुझे थोड़ा शर्मा के लाल हो रहा होता है पता नहीं क्यों। अपनी एमसी कहती है डोरा दी एक्सप्लोरर बनते हुए कि हमें यहाँ पे पानी कहाँ से मिलेगा, कोकोनट से। तो कोकोनट कहाँ पे, ऊपर है। और उसके बाद में ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट दिमाग लगाती है और कोकोनट को पता नहीं कैसे नीचे उतार लेती है। और ये कहता है चलो तुम्हें पानी मिल चुका है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। एमसी कहती है चलो हम लोग यहाँ पे प्यासे तो नहीं मरेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसे सही से खोलना पड़ेगा
नहीं तो फिर अगर ये मिक्स हुआ उस यहाँ पे लिक्विड के अंदर जो कि इसके अंदर रहता है, मतलब कि वो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा रहता है ना, उसके अंदर ये मिक्स हुआ क्योंकि ये कच्चा है, तो हम लोग के लिए वो ज़्यादा बेकार रहेगा और हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा प्यास से मर जाएंगे। तो हमें इसे आराम से खोलना पड़ेगा और जो इसके अंदर तीसरा वाला छेद होता है ना, वो यहाँ पे फूट जाता है। आई मीन तुम उसको आराम से निकाल सकते हो। तो अपनी आराम से उसी तीसरे छेद में मार रही होती है। वो कहता आखिर तुम ये छेदों में क्या कर रही हो? वेल इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो फाड़ के रख देता है। एमसी कहती ओह माय गॉड, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से कैसे फाड़ सकता है ये? क्या ही अजीब बात है। वो कहता है ये लो और पी लो। एमसी कहती वाह थैंक यू, चलो अच्छी बात है कि हम लोग प्यासे तो नहीं मरेंगे। और एमसी पी कर कहती है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है, हम इससे प्यासे नहीं मरने वाले हैं, तुम इसे पी सकते हो, मैंने चेक कर लिया है। वो उसकी ओर देखता है और कहता है ये क्या बकवास है, और ये तो बिल्कुल उसकी तरह लग नहीं रही है जो कि मैंने सोचा था। मतलब ये मार्गरेट लगी नहीं रही है जिसको कि मैं जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको मैं सोच रहा हूँ ये वो है ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे झोपड़ी बनाती है और एक महारानी झोपड़ी के अंदर रह सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। और ये तो कोकोनट भी जानती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई और है जिसे कि मैं जानता नहीं हूँ। और अपनी आंसी कहती है वेल पानी तो बहुत ज्यादा बढ़िया था और तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है आखिर तुम, और अपनी आंसी की ओर ही देख रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती है और कुछ नहीं होता है क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता है। ये यहाँ पे आइलैंड के ऊपर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में ये दोनों आराम से रेत के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और अपना प्रिंस पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तुम मुझे वो तो नहीं लगती हो जो कि तुम पहले थी, तुम मार्गरेट नहीं हो, तुम कौन हो आखिरकार? एमसी पूरी शौक हो जाती है और कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सारी गलती हालात की है। हालात इंसान को चेंज कर देता है और वैसा बना देता है जैसा कि हालात होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें चेंज लग रही हूँ, लेकिन मैं मार्गरेट ही हूँ। और अपने मन के अंदर कहते हैं कि मैं इसे अभी नहीं बता सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, अगर मैंने बताया तो ये मेरे ऊपर शक करेगा क्योंकि ये पहले ही मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक करा है। अगर मैंने इसे बता दिया तो ये कहेगा कि ये सारी गलती मेरी है। और अभी वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है और ऐसे केसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं कि इंसान इतना ज्यादा बदल जाए। लेकिन बहुत ज्यादा जोर का लगता है एमसी के ऊपर। वो कहता है कि लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं आजकल, उनके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि तुम मार्गरेट हो और तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो, और ये अच्छा भी है, इसलिए मैं तो चला सोने, बाय बाय। अपनी एमसी एकदम जहाँ पे शांति की सांस लेती है और कहती है कि मौत को छूकर टक से वापस आ गई। अभी दिखाता है बहुत ज्यादा रात हो जाती है और ये सो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बिस्तर के अंदर अकेले अकेले क्या कर रहे होंगे? वेल अपना प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। उसकी पीठ में से टच हो रही है और वो कैसा सांसें ले रही है मुझे आराम से समझ में आ रहा है और मेरे को सुनाई दे रही है उसकी सांसें, और मुझे क्या करना चाहिए? वेल अपनी एमसी बहुत ज्यादा ही परेशान होती है और जोर जोर से हाँप रही होती है। एमसी कहती है कि अगर मैं यहाँ पे सो कैसे सकती हूँ? तभी अपना प्रिंस कहता है कि वो जो एनिमल जो कि हमने मारा था वो कोई एनिमल नहीं था, बल्कि वो कोई बीस्ट था। अगर उसके अंदर थोड़ा भी ओरा होता तो वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर बन जाता, वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं इस आइलैंड के ऊपर बिल्कुल भी अपनी पावर का यूज ही नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी ओरा का यूज ही नहीं कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पे मैजिक पावर काम कर रही है। एमसी कहती है कि हाँ इसने ये बात तो सही गई, इस आइलैंड के ऊपर ना ही मैजिक काम करता है, ना ही डिवाइन पावर, ना ही किसी का ओरा, और यहाँ पे बस एक ही चीज है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, वो है अपनी ब्रूटल स्टैंड। तो अपनी एमसी कह देगी इसकी ब्रूटल स्टैंड को देख के ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और शांति से जीवन जी पाऊंगी। तभी वो कहता है कि मैं भी किससे बातें कर रहा हूँ जिसको मैजिक का अहम भी नहीं आता है, क्या ही मैं मजाक कर रहा हूँ किसी के साथ में? वेल छोड़ो इसको। अपनी एमसी कहती है इसकी तो मैं, और उसके बाद में अपना प्रिंस कहता है लेकिन फिर भी एक चीज बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर कौन, क्यों और कैसे हमको यहाँ पे किडनैप करके लेके आया और उसका मकसद क्या है? एमसी कहती है ये मकसद करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वो मैं तो नहीं थी और मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तो मैं तुम्हें बिस्तर पे बांध के तुम्हारी इज्जत लूट लेती। तभी वो गुस्से में अपनी एमसी को घूरता है। एमसी कहती नहीं मेरे ऐसे इरादे नहीं है, मैं बस तुमको बता रही हूँ। वैसे आखिर तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे किडनैप होने से पहले या फिर यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर आने से पहले? वो बताता है कि साल खत्म हो रहा है इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था और काम के बीच में मेरे को समय नहीं मिला। वैसे क्या तुम इंटरोगेशन कर रही हो? वो कहती है ऑफ कोर्स ये एक इंटरोगेशन है। उसके बाद में अपना प्रिंस बताता है हाँ सोचने दो मेरे को, मैं किसी से मिला था क्या? नहीं, मैं 3 दिनों तक बस काम ही कर रहा था तो मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं किससे मिला हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं था जिससे कि मैं मिला हूँ। लेकिन क्या तुम मिली हो किसी से? क्या तुम्हारे साथ में कुछ अलग सा हुआ था? वो कहते कि वेल मेरे को सोचने दो मैं क्या कर रही थी। अपनी एमसी बता देगी वो चुम्मा चाटी कर रही थी इसकी बड़ी सी पेंटिंग के साथ में। ऐसा लगता है कि अपनी एमसी को बड़ा पेंटिंग पसंद है। आपको क्या लगा? अपनी एमसी कहती नहीं मैं इसे बता तो नहीं सकती कि मैं इसकी इज्जत लूट रही थी, आई मीन इसकी पेंटिंग की, तो यहाँ पे ये मेरे ऊपर थू करेगा, इससे अच्छा होगा कि मैं इसे कुछ और बता दूं। एमसी कहते कि मैं गन्ने के जूस के साथ में चाय पी रही थी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ही कर रही होंगी? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं जो कि बस काम करती रहे दिन भर, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेल अब ये अजम्पशन वगैरह छोड़ो, हमको यहाँ पे सोना चाहिए। एमसी कहती हाँ यहाँ पे इंटरोगेशन खत्म होती है और चलो सोते हैं, हमें कल के लिए एनर्जी बचानी चाहिए क्योंकि कल हमें माउंटेन चढ़ना है। और हाय घर में कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, मैं क्या करूँ? और प्रिंस उसे अजीब तरीके से देख
देख रहा होता है। उसके बाद में अपना प्रिंस कहता है अगर तुम्हें गर्मी लग रही तो क्यों ना मैं तुम्हें समंदर में फेंक कर ठंडा कर दूं। हैंसी कहते हैं सोचना भी मत इसके बारे में, और मैं बिल्कुल भी अपनी लाइन क्रॉस करने वाली हूँ नहीं, तो भाड़ में जाओ। अपनी हैंसी बताते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, जैसे कि क्राउन प्रिंस ऑफ एशिया और यहाँ पे कैप्टन ऑफ इंपीरियल लाइट और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट द हाई सेंटेज जो कि काफी ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। मेरे को तो बस हैरम देखना है इनका। खैर भाड़ में जाए। अपना आर्च बिशप और द ग्रेट मेज, और द ग्रेट मेज अपना एमसी का फेवरेट है। एमसी कहती है कि इतने सारे लोग इस आइलैंड के ऊपर, सच में कोई महान आदमी होगा जिसने कि इन लोगों को किडनैप किया है, और अपना प्रिंस है ना उसको अकेले को टारगेट तो कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं कोई छोटी मोटी फैमिली से दादी नहीं हूँ, और ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे स्पेन हुए थे। और अपनी एमसी के पास में सबसे ज्यादा पास में कौन है? द ग्रेट मेज, जो कि एक नंबर का कमीना है। एमसी बता दे कि सबसे पहले हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, मतलब मेरे और इस प्रिंस के बीच में। उसके बाद में द हाई सेंटेंस आई थी, और अपना हाई सेंटेंस के चक्कर में ये पागल हो गया था। अरे नहीं, मैं क्यों पागल हो रही हूँ? मेरे को नींद नहीं आ रही है, और मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ऊपर से हम लोग यहाँ पे एक झोपड़ी के अंदर है, यहाँ पे मेरे को ठंडी लग रही है। मेरे क्या करना चाहिए? वेल मेरे को सबसे पहले तो उस चीज को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है वो बेस जो कि इसकी यहाँ पे आइलैंड के ऊपर ही है, और वो बेस ढूंढ के मेरे को वहां से सामान वगैरह उठाना पड़ेगा, और मेरे को अच्छी जगह पे चौकना पड़ेगा, जैसे कि एक केबिन। हाँ जी हाँ, जहाँ पे एक केबिन भी है और एक सीक्रेट बंकर भी, जो कि यहाँ पे एमसी ने ढूंढा था, यानी इस नोबल की एमसी द हाई सेंटेंस ने। और उसे केबिन मिल तो गया था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि उससे पहले ये गेट खुल चुका था और ये लोग सारे के सारे बाहर निकल चुके थे यहाँ से। एमसी कहती है अगर सोचो जरा, ये एक सपना निकला और मैं बस आराम से अपनी आंखें खोलूं बिस्तर के ऊपर। वेल अगर ये एक सपना है तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात रहेगी कि मैं अपने मेन कैरेक्टर, आई मीन मेरे फेवरेट कैरेक्टर से ना मिलूं। वो है यहाँ पे द ग्रेट मेज, इसका नाम है कैडेन, और कैडेन एक नंबर का कमीना इंसान है, जो कि तुम यहाँ पे देख के पता कर सकते हो। बाहर दिखा रहा है एकदम यहाँ पे सन्नाटा छा रहा होता है, और भी चुपके चुपके से भाग रहे होते हैं। इनके पीछे कोई पड़ा होता है और ये बहुत जोर जोर से हाँफ रहा होता है। ये कहता है सद की, और मैं सच में इस जगह पे आ चुका हूँ। अगर ये कौन सी जगह है? और बड़ा ही कमीना इंसान लग रहा होता है मेरे को तो ये। अभी दिखाता है अगले दिन अपनी एमसी की ओर, जो कि बेचारी कांप रही होती है और कहती है कि अरे मम्मी बहुत ज्यादा ठंडी है, मैं तो पूरी कुल्फी बन जाऊंगी, और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत जोर की ठंडी लग रही है। वो उठते हुए कुछ देखती है और कहती है हाँ ये किसका है? और ये तो अपना क्राउन प्रिंस का कपड़ा होता है। उसके बाद वो कहती है आकर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी पीछे से अपना क्राउन प्रिंस कहता है ओ तुम जाग चुके हो, कैसा लग रहा है तुम्हें जाग के? एमसी कहती क्या तुम मुझसे पहले जाग गए? और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है वो अपनी एमसी को। अपनी एमसी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोए नहीं, तुम सारी रात जागे हुए थे? वो कहता है वाल तुम कह सकती हो। एमसी कहती है तुम सच में ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, जबकि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग को खाना कब मिलने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम भूख के कारण ही मर जाओगे, और कहीं ऐसा नहीं कि तुम मेरे को खा जाओ। वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल तुम्हें समझना चाहिए ये दिन काफी ज्यादा बड़ा है, और हमें देखना पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना है। और सच में मुझे तुम्हारे ऊपर अभी भी शक है। एमसी कहती है क्या बकवास है? ये मेरे को वो कोड दे रहा है और कह रहा है कि मेरे को अभी भी शक है तुम्हारे ऊपर। एमसी कहती सच में ये अजीब इंसान है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है? और मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, और वो पागलों की तरह हंस भी रही होती है। पता नहीं कभी कभी इसको कुछ हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। एमसी कह रहे ऐसी बातें कर रही होती है। अभी अपनी एमसी कहती है चलो पेट भरते हैं और पहाड़ चढ़ते हैं, और अभी ये निकल जाते हैं पेट भर के पहाड़ चढ़ने के लिए। कुछ समय बाद अपनी एमसी कहती है इससे यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि हम लोग यहाँ पे हमारी बाट लग चुकी है, और हम लोग एक घटिया आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज्यादा घटिया है और इसके अंदर मोस्टर वगैरह भी है। अपनी एमसी कहती है एक आइलैंड के ऊपर, वो भी एक यहाँ पे 19+ नोवेल के अंदर, जो कि मैंने आधी पढ़ी थी। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत फूट चुकी है, और ये कहता है धत तरीके ये कहाँ पे फंस चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है हमारे साथ में। एक आइलैंड के ऊपर जिसको कि मैं जानता भी नहीं हूँ कि यहाँ पे कहाँ पर है ये आइलैंड, और कौन हमको लेके आया है कुछ भी नहीं पता है। मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। एमसी कहती सच में ये बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट लग रहा है, जैसा कि मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉमन बात है, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, और मैं भी पूरी तरीके से हार मान चुकी हूँ कि हम लोग इस आइलैंड के ऊपर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे को पता है एक डोर आएगा, हम लोग उसके अंदर जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बस मेरे को इंतजार करना है उस डोर का कि वो कब तक आएगा। और थकते हुए कहते हैं कि अब तो मेरे पैर भी टूट चुके हैं इस पहाड़ को चढ़ के, मैं क्या ही करूं इसके बारे में। तभी इसका ध्यान जाता है अपने प्रिंस की ओर, जो कि पूरा ही टूटा हुआ था और बेचारा बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। अहम से कह रही सच में ऐसी हरकतें हो रही हैं कि अब ये सैड हो ही जाएगा। वेल अब मेरे को शांत करना पड़ेगा इसको, क्योंकि भागने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो अब मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो अब ये समय है कुछ करने का। अहम से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहते हैं कि भाड़ में आए सारी बातें, हमको अभी नीचे चलना चाहिए और हम लोग को यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा ताकि हम लोग वापस जा पाए। हम लोग सर्वाइव करेंगे और वापस जाएंगे और
बड़ी जोश में लग रही थी। हमसे कहती है भले ही वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुका हो, लेकिन एक आइलैंड के ऊपर वो भी काफी ज्यादा परेशान होगा और उसके लिए भी हार्ड होगा यहाँ पे डिसीजन बनाना, इसलिए ये मेरे को चुनेगा या फिर नहीं चुनेगा। शायद वो मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमीनी हूँ और बहुत ज्यादा बड़ी ठड़की हूँ। उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे उसकी इज्जत लूट लूंगी, पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो प्रिंस अपने एमसी का हाथ पकड़ लेता है, अपनी एमसी से कहता है वेल तुम्हारा बहुत ज्यादा ही शुक्रिया, और बड़े प्यार से कहता है। एमसी की पूरी आंखें बाहर आ जाती हैं उसका शुक्रिया सुन के, और वो कहता है हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और वापस जाएंगे। अपनी एमसी शर्मा रही होती है और कुछ भी बकवास करने लगती है जैसे कि मैं करता हूँ। अपनी एमसी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम आखिरकार। वो कहता है सॉरी सॉरी मैंने कुछ भी नहीं सुना, और मैंने कुछ भी नहीं सुना जो भी तुमने बकवास की। एमसी कहती सच में तुम्हारा पेट खाली हो चुका है, ऐसा लगता है तुम्हारे पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। उसके बाद में एमसी कहती कि चलो फटाफट से नीचे चलते हैं और पेट को भरते हैं, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। वो कहता है रुको जरा, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम फिशिंग करोगी। एमसी कहती जी हाँ मैं फिशिंग करने वाली हूँ और ये तो काफी ज्यादा कमाल करेगा तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा कमाल का। वो कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। एमसी फटाफट से अपने कपड़े उठाती है और कहती चलो हम लोग यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और हम लोग यहाँ पे शिकारी बनेंगे और शिकार करेंगे। ये तो पूरा शर्मा जाता है यार, कहता है क्या शिकार, और मैं किसी और चीज का शिकार न कर लूं। वह अपना चेहरा घुमा लेता है। एमसी कहती क्या तुमने कभी मछली नहीं देखी, और ये तो अपना मुंह फेरे हुए शर्मा शर्मा जा रहा होता है। एमसी कहती क्या सच में इसने अभी तक यहाँ पे लड़की की टांगे नहीं देखी है। मेरे को लगता है कि प्रिंस बहुत होगी इज्जत लूट चुका होगा, लेकिन फिर भी अभी इसको यहाँ पे ऐसा शर्माना है, क्या ये अजीब इंसान है। उसके बाद में कहती है वैसे क्या तुम्हें आग लगाना आता है। वो कहता जी हाँ मैंने बैटलफील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आग लगाई है। एमसी कहती वो वाली आग नहीं, तुम्हें यहाँ पे आग जलाए रखना है, जब तक कि मैं यहाँ पे शिकार करके वापस आती हूँ मैं कुछ न कुछ लेके आ ही जाऊंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो जो मॉन्स्टर जो कि हमने कल देखे थे वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से मॉन्स्टर थे, वो कोई यहाँ पे बड़े वाले मॉन्स्टर थे ही नहीं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी थे। तो हमें यहाँ पे उनका हंट करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमें उन्हें मारना पड़ेगा, हमें शिकारी का शिकार करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं शिकारी का शिकार और उन लोगों को यहाँ पे हंट करके खाते हैं। अभी दिखाता है अपनी एमसी कहती है मैंने कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह तो दिया था, लेकिन मेरे को फिशिंग करनी तो आती नहीं है और मैं ये भाले से करने वाली हूँ, ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे अलग होने वाला है। वेल पहले मैंने की तो है लेकिन वो नदी में की थी, वही पतली वाली नदी में, और अब मेरे को यहाँ पे शिकार करना पड़ेगा। वेल यहाँ पे मछली पकड़ने की पहली टिप है कि तुम्हें टाइड को ढूंढना चाहिए समुद्र के आसपास, जहाँ पर कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पत्थर हो और आसपास में लहरें टकराए उससे, जिससे कि बीच में मछलियां बन जाएंगी और वो लोग यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो लोग वहीं पे फंस जाएंगे क्योंकि लहरें वहाँ पे बार बार आके टकरा रही है। जैसे ही तुम्हें छोटी मछली मिले तुम्हें उसका चारा बनाकर यहाँ पे बड़ी मछली को पकड़ना है और आराम से इंतजार करना है। इंतजार अपनी सांसों को थाम कर बस खड़े रहो और अपनी सांसों को यहाँ पे थामो और निगाहों को गड़ा कर खड़े रहो। बस जैसे ही शिकार आए तुम्हें यहाँ पे वही करना है जो कि हर एक इंसान करता है, शिकार की फाड़ के रख देना है। अपनी एमसी भी ऐसा भाला लेती है जैसे कोई एनिमे हो, अपनी एमसी ऐसा भयंकर सा अटैक करती है जिससे कि क्या होता है कि उस मछली के चितड़े उड़ जाते हैं और पानी भी उड़ जाता है। अपनी एमसी ने एक शिकार पकड़ लिया होता है। एमसी कहती वाह मैंने पकड़ लिया, और बहुत ही एक मछली बेचारी की यहाँ पे आत्मा भी बोली होगी मेरे साथ में अन्याय हुआ है। उसके बाद में एमसी बड़ी खुश होती है और कहती है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने एक मछली पकड़ ली है, ये सच में कमाल की बात है। वेल यार इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है और मेरे को लगा ही था कि मैं यहाँ पे बस जंगल के लिए बनी हूँ, तभी पीछे से कोई लकड़ी पटकता है। एमसी कहती हाँ कौन है, और ये तो अपना यहाँ पे ये तो प्रिंस होता है, और प्रिंस को देख के अपनी एमसी कहती है हाँ ये कब से देख रहा था और वो उसकी अजीब सी हरकतें देखे जा रहा था। अपनी एमसी कहती है अब मेरे को क्या करना चाहिए, बेचारी शर्म के मारे बोल भी नहीं पा रही होती है और कहती है हमें यहाँ पे फिशिंग करनी चाहिए, और कौआ भी उड़ जाता है यहाँ से। एमसी यहाँ पे फिश को मारने लगती है, बेचारी यहाँ पे फिश के ऊपर अत्याचार कर रही है। उसके बाद में अभी दिखाया था शाम के टाइम पर अपनी एमसी ने सारी मच्छी को मार दिया होता है और सभी के ऊपर अत्याचार करने के बाद में प्रिंस कहता है कमाल का था वो तो सच में, मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें हंटिंग करना भी आता है, तुम्हें फिश पकड़ना भी आता है और तुम तो अच्छे से मछली बना भी लेती हो। एमसी कहती है वेल मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे कटक जाती हूँ, तो एक मच्छी क्या चीज है, कोरियन सब कुछ खा सकते हैं, तो यहाँ पे एक मच्छी क्या ही चीज है, मच्छी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है। और रुको जरा रुको, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। नोवेल के अंदर तो इसने मच्छी देकर उस लड़की को पटा लिया था सिंथियंस को, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बेयर ग्रिल्स बनी पड़ी हूँ और कच्ची मछलियां खा रही हूँ, मैं यहाँ पे हंटिंग कर रही हूँ, ऊपर से इसको भी जिंदा रख रही हूँ, मैं तो उल्टा ही कर रही हूँ। वेल मेरे को अब ये करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही कमीना इंसान है और ये कुछ अजीब न लगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको मछली देने वाली हूँ नहीं। खैर छोड़ो इस बात को, मैं इसको गिफ्ट थोड़ी ना दूंगी, बस इसको खाने के लिए दूंगी। और अभी आराम से लोग पका रहे होते हैं। एमसी कहती सच में ये बहुत ज्यादा अजीब इंसान है। अब ये अपनी एमसी के पास में आ रहा होता है और कहता है ओह क्या तुम्हें कुछ कहना है, कहो ना कहो क्या कहना है तुमको। और अपनी एमसी पूरी डर जाती है और घबरा करवाए वो शर्मा रही होती है। वो कहता है ओह मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारे ऊपर हाथ लगाया था और तुम तो बड़ी शर्मा गई, तुम तो पूरी एकदम घबरा गई। एमसी कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता कुछ नहीं, बस
वैसे ही देख रहा था और तुम चिंता मत करो, अब ये काम मैं संभाल लूंगा। और अभी अपनी एमसी उसे बस आराम से मछली पकाते हुए देख रही होती है और कहती है मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल ही लूट लिया था इसने। इतने बड़े हैंडसम चेहरे के साथ में इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और इस हैंडसम चेहरे ने मेरा दिल एकदम ऐसा जोर जोर से धक धक कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, ये फट ही जाता मेरा दिल। मैं क्या करती फिर। और वो आराम से मछली पकाते हुए सोच रहा होता है कि जो मोस्टर वगैरह थे वो तो अब जा चुके हैं, लेकिन रात आने वाली है तो वो वापस आएंगे तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एमसी भी यहाँ पे उसी बारे में सोच रही होती है, लेकिन कहती है ये तो तुम बड़ी वाली मछली, तुम्हारा पेट भर जाएगा आराम से, मेरे लिए छोटी ही काफी रहेंगी। वो कहता है क्या सच में तुम मेरे को बड़ी मछली दे रही हो। एमसी कहती है ऑफ कोर्स तुम ये रख सकते हो आराम से, तुम्हारा पेट ज्यादा यहाँ पे बड़ा होगा तो तुम्हें आराम से खाना चाहिए। वो कहता है सच में, और तुम्हें ऐसी यहाँ पे फालतू की हरकतें नहीं करनी चाहिए, हम लोग कोई यहाँ पे कोर्ट वगैरह में है नहीं और मैं कोई क्राउन प्रिंस थोड़ी ना हूँ जो कि तुम ऐसी हरकतें करी हो। तो यहाँ पे कोर्ट की चीजें भूल जाओ और आराम से तहजीब को जाने दो तेल लेने के लिए और आराम से मेरे साथ में बात करो और अपने आप को प्रायोरिटी दो। अगर तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगी तो तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। और अपनी एमसी कहती है देखो जरा बात भी कौन कर रहा है, वो इंसान जो कि अभी धीरे धीरे खा रहा है ताकि यहाँ पे मैं मछली खाकर अपना पेट भर लूँ। बड़ा ही अजीब इंसान है ये तो। तभी वो कहता है वेल मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम आराम से अपने आप को संभाल के रखो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा घबराती हो, और अपने आप को संभाल के रखो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। एमसी कहती क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है हाँ तुम जाओगी और आराम से रेस्क्यू को बुलाकर लेके आ जाओगी। एमसी कहती क्या रेस्क्यू। ये कहते हैं ऑफकोर्स मैं तुम्हें ऐसा ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा, और मैंने जैसे भी तुमसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा के बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, जब मैं कहूंगा तभी तुम जाओगी यहाँ से। और बड़े गुस्से में बोला था अपनी एमसी से। एमसी पूरी डर जाती है और कहती क्या ही मजाक चला है, ये मेरे को धमका रहा है, भले ही दूर से देखने पे ऐसा लगे कि ये कुछ ज्यादा ही मेरे से पागल हो चुका है मेरे प्यार में, और मेरे को बोल रहा है कि तुम नहीं जा सकती हो मेरा दिल छोड़कर अपनी एमसी के ऊपर। तभी वो कोट डाल देता है। एमसी पूरी शर्मा रही होती है और वो आगे जाते हुए कहता है कि मैंने ये तुम्हारे ऊपर प्यार के चक्कर में नहीं डाला है, बल्कि मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ये तुम्हारे ऊपर डाल दिया है, तो ज्यादा कुछ मत समझो। एमसी पूरी गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे को लगाई था ये मेरा कद्दू बदले एक रात में, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है। और अपनी एमसी भी शर्मा जा रही होती है। वेल कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो चुका है। एमसी कहती है आज की रात बहुत ज्यादा गर्म होने वाली है, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, लेकिन रात के टाइम पे कुछ और चालू होता है। अपनी एमसी बहुत ज्यादा आवाजें निकाल रही थी आ ऊ की। ये कहता क्या चल रहा है इसको, और बहुत ज्यादा आवाजें क्यों निकाल रही है। वेल उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको ठंडी लग रही थी। वो कहती है अरे मम्मी रे कहाँ चले गए तुम, और वो कुछ अजीब ही बड़बड़ाने लगती है। वो कहती कि हाय मेरे से दूर मत जाओ प्लीज, मेरे से दूर मत जाओ, और ये आराम से उसको उड़ा रहा होता है। तभी अपनी एमसी कहती है कुत्ते के बिल्ले तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम किसी और से प्यार कर लो मेरे को छोड़कर, अगर तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। ये कहता है क्या बातें कर रही है ये। वो कहती तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे छोड़ने की हिम्मत कैसे की, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ सकते। ये कहता है क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रही हो। अपनी एमसी कहती नहीं तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि इस कोर्ट के बारे में, तुम आखिर मेरे को कैसे छोड़ सकते हो, तुम मेरे शोल्डर्स के ऊपर थे, तुम मेरे से प्यार कर रहे थे, तुम मेरे से लिपटे हुए थे, और आखिर तुम मेरे को छोड़ के कैसे चले गए। प्लीज वापस आ जाओ मेरी ठंडी बॉडी के ऊपर और मुझे गर्मी दो। बेचारी रोने भी लगती है। एमसी कहती आ जाओ मुझे गर्मी चाहिए गर्मी, और वो आराम से उस यहाँ पे कोट को चिपका लेती है। ये कहता है क्या करे आखिरकार ये। उसके बाद में यहाँ पे अजीब सी चीजें होती हैं और अपनी एमसी यहाँ पे ऐसी बकवास करे जा रही थी। सुबह हो जाती है और सुबह सुबह अपनी एमसी कहती हाय मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इसके अंदर खुजली हो रही है, ऐसा लगता है कि मुझे रेत के ऊपर नहीं सोना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। तभी प्रिंस कहता है ओहो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना प्यार का एहसास हो चुका है। एमसी कहती है अरे मम्मी रे तुम क्या बोले हो। वो कहता है कि बोल तो तुम रही थी कल रात को बहुत ही था प्यार से, तुम तो उस को प्यार करे जा रही थी, उसे बोल रही थी कुत्ते का पिल्ला। ओहो हो बड़े प्यार से कह रही थी, तुम तो बोल रही थी कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारा है तुम्हें और उसके बिना तुम जी नहीं पाओगी। क्या ही प्यारी प्यारी बातें बोल रही थी। वो जरा देखो तो तुम तो यहाँ पे कसम भी खा रही थी, तुम उसके साथ में 7 जन्मों का वादा भी कर रही थी कि तुम उसके साथ में 7 जन्मों तक रहोगी। वाह वाह वाह। अपनी एमसी की चीख ही निकल जाती है और कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम क्या बातें कर रहे हो। वो कहता है अब तुम ऐसा नाटक करोगी कि तुम्हें नहीं पता है। बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो। अपनी एमसी कहती नहीं मैं तो एक नोबल हूँ, मैं वादा कैसे ही कर सकती हूँ, वादा कसमें यहाँ पे नोबल वगैरह नहीं खाते हैं। वो कहता है वाह क्या ही नाटक करती हो, और आराम से चुप होते हुए कहता ठीक है फिर मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे को तो ये मानना ही पड़ेगा तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। आई मीन तुम वैसी हो जैसे कि तुम यहाँ पे सपने में थी, तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी चीजें हैं और मैं इसको मान सकता हूँ। एमसी कहती है तुम मेरे को सीधा सीधा ठरकी क्यों नहीं कह देते हो, तुम मेरे को ऐसा क्यों छेड़ रहे हो। वो कहता है ठीक है बाय बाय मैं चला, वैसे मैं तुम्हारे प्यार को सपोर्ट करता हूँ, जाओ और लूट लो इज्जत उस सट की। एमसी कहती तुम्हारी तो तुम ऐसी कैसे कर सकते हो। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके बाद में दिखाया था पंछी आराम से उड़ रहे होते हैं, तभी काला काला मौसम छा जाता है और बारिश जैसा मौसम होने के बाद में अपनी एमसी वो कोट उसको धोखे दे रही होती है और कहती है कि ये लो तुम्हारी शर्ट ये रख लो तुम। वो कहता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम ऐसा रख सकते
सकती हो, और एक मर्द होने के नाते ये तो मुझे करना ही चाहिए। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम बोल सकती हो, मैं आराम से तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए बताओ क्या चाहिए तुमको। एमसी बस सोची जा रही होती है और कहती हाँ मेरे को एक बात याद आई कि हमें यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है, अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो इस जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो अब अंदर चलते हैं इसके अंदर। वो कहता है तो फिर रेस्क्यू का क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे बाहर रहोगी तो रेस्क्यू टीम आ सकती है, हमको बचा सकती है, पर अगर हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा उनके लिए और हमारे लिए भी। एमसी कहती हाँ ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि यहाँ पे वो डोर ओपन होने वाला है 1 साल के अंदर, और अगर मैं उसको ढूंढ नहीं पाई, मेरे को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो मैं क्या ही उखाड़ पाऊंगी, मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड के ऊपर फंस जाऊंगी, वो भी इन टर्कियों के साथ में। बिल्कुल भी नहीं, तो मेरे को बचना पड़ेगा इससे। और अभी यहाँ पे मेरे को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और वो बड़ा फैसला क्या है अपनी एमसी कहते हैं कि बेल अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा वक्त बिताया और तुम्हारे साथ में मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रही। वेल अब समय है यहाँ पे बिछड़ने का, अब हमें अलग होना पड़ेगा, हमारे रास्ते अलग करने पड़ेंगे। वो कहता है क्या, एमसी कहती है हाँ वैसे तुम्हारे साथ में वक्त बिताकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुमने मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया, इसलिए अब मैं चलती हूँ, बाय बाय और थैंक यू। वो कहता नहीं तुम ऐसा नहीं आ सकते हो, और आखिर तुम क्या बोल रही हो, तुम कैसे कर सकती हो ये, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती हो, मैं पहले अलाउ करूंगा तुम जाओगी तब। एमसी कहती हाँ तुमने कहा तो था, लेकिन फिर भी हमारे ओपिनियन काफी ज्यादा अलग हो रहे हैं, अब हमें बढ़ना आना चाहिए और हमें अपने अपने रास्ते पे चला जाना चाहिए, और वैसे ही मैं सही थी। वो कहता है क्या बकवास है, और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, अपने मन के अंदर सोचता है भले ही हम लोग यहाँ पे रहेंगे या फिर अंदर जाएंगे, खतरा दोनों साइड में रहेगा, लेकिन अगर हम लोग अंदर गए तो हमारा रेस्क्यू चला जाएगा, लेकिन हम लोग बच जाएंगे, ज्यादा देर तक हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। एमसी वही सोच रही थी और कहती कि मेरे को इस आइलैंड का सीक्रेट ढूंढना है, और सीक्रेट को ढूंढने के बाद में मेरे को पता चल जाएगा शायद कि मैं इस मार्केट की बॉडी में क्यों ही आई थी। वेल ये कहता है अगर ऐसी बात है तो माय लेडी कहती है ओहो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो बहुत ज्यादा ही, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे से बिछड़ना नहीं चाहते। और अगर ऐसी बात नहीं है तो बस एक ही बात हो सकती है कि इसको मार्केट के ऊपर शक है और यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखना चाहता है उसके पास में रहकर। वो कहती चलो ठीक है, वैसे तुम जानते हो मेरी स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, बाय बाय। तभी वो कहता है नहीं चलो साथ में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ में ही यहाँ पे चलूंगा और मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे कि हम लोग इस आइलैंड के ऊपर से बाहर निकल पाएंगे, और तब तक के लिए चलो साथ में रहते हैं। बड़े प्यार से कह रहा होता है, हमसे बड़ी शर्मा की लाल हो जाती है। उसके बाद में कहती है शायद ये उन यहाँ पे हरकतों का नतीजा है जो कि मैंने इसके साथ में की है, मैंने इसके साथ में वक्त बिताया है, साथ मैंने इसका भरोसा जीत लिया है, बेल भरोसे के साथ में इसका दिल भी जीत लूंगी मैं और आराम से इसको ऐसा ही चलने देती हूँ। चलो फिर यहाँ पे इसका भरोसा जीतते हैं। और ये लोग जंगल के अंदर मंगल करे जा रहे थे, अपनी एम से चल चल कर थक चुकी थी और हाँफ रही थी। आप तो वे कहते हैं हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं, और जरा सामने देखो वो पक्का एक क्लिफ होगी जिसके की नीचे एक गुफा है, तो चलो चलते हैं उस गुफा के अंदर इससे पहले कि बारिश होने लगे, और हमको वहाँ पे आशियाना लेना पड़ेगा। और अपनी एम से उस घाघरे को ऐसा उठा रही थी जैसे उसके अंदर सोना लगा हूँ। मैं तो कहता हूँ काट डालो। और ये कहता है कि आखिर तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान आ कहाँ से रहा है, क्या तुम्हारी फैमिली ने ये सब सिखाया है तुम्हें बचपन में? एम से कहती है वेल क्या ही कहूँगा मैं इससे, अब मैं तो नोवेल पढ़ के आई हूँ तो मेरे को चप्पा चप्पा पता है इस पूरे आइलैंड का, तो अभी मेरे को इसे इग्नोर मानना चाहिए। एम से कहती है ऑफ कोर्स मेरे फादर ने मुझे सिखाया है और मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर रही हैं, तो तुम्हें मेरा यहाँ पे थैंकफुल होना चाहिए। वो कहता है हाँ सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे फादर इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाएंगे तुमसे, एक छोटी बच्ची से, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है और मैं बहुत ज्यादा सैड हो चुका हूँ इस चक्कर में। अपनी एमसी की ओर वो ऐसे गुस्से में घूर रहा था। एमसी कहती है अगर इसे क्या हुआ है, ये गुस्सा क्यों लग रहा है, वह ये तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, तो आखिर तुम ऐसा ना करे क्यों कर रहे हो, और इससे पहले की बारिश हो चलो चलते हैं। वो ऐसे जा ही रही थी तभी उसकी गिरी हुई हरकतों के चक्कर में वो किसी में बीत जाती है और गिरने वाली होती है। एमसी कहती है अरे नहीं ये घटिया ड्रेस, ये सड़ी हुई सी ड्रेस, इसकी भैंस की टांग, और अपनी एमसी मुंह के बल ही गिरती है सीधा, पता नहीं इसने हाथ क्यों नहीं लगाया। अरे हाँ ये अपनी ड्रेस को पकड़ रही थी ना, तो बेचारी ड्रेस के चक्कर में अपनी एमसी के लग जाते हैं। ये पीछे से आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम तो गिरी हुई लगती हो, और अपनी एमसी को उठाता है। एमसी बेचारी उसी से चिपक जाती है और कहती है अरे नहीं मेरा पैर तो मुड़ चुका है। तभी यहाँ पे ये कहता है चलो कोई बात नहीं मैं तुमको संभाल लेता हूँ और एक्सक्यूज मी। उसके बाद अपनी एमसी को लेके आता है और उसके पैर को चेक कर रहा होता है। जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है अपनी एमसी कहती है नहीं इसके अंदर बड़ी गुदगुदी हो रही मेरे को, कोई छोड़ दो तो मेरे को। और वो कहता है तुम चिंता मत करो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि ये पहले से ही तुम्हारे यहाँ पे चोट लगी हुई थी, ये अभी बढ़ चुकी है। और अपनी एमसी से कहता है थोड़ी देर के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और वो अपनी एमसी को बाहों में उठा लेता है। एमसी बड़ी शर्माने लगती है और कहती है ये क्या कर रहे हो, और पूरी लाल लाल टमाटर हो जाती है। वो टमाटर कहती है नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, छोड़ो छोड़ो मुझे। वो कहता है कि छोटे बच्चों की तरह ऐसी हरकतें करना बंद करो, और अभी मेरे को यही करना पड़ेगा, इससे पहले कि यहाँ पे बारिश होने लगे हमको जाना पड़ेगा, तो अच्छे से मेरे को पकड़ लो इससे पहले कि तुम गिर जाओ वापस से गिरी
हुई लड़की हमसे कहती हाँ वैसे अब मेरे को पकड़ना तो पड़ेगा इसे, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मेरे साथ में बढ़िया हो रहा है, तो चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए, आई मीन इस फायदे का मौका उठाया जाए। जो भी है अपनी हमसे तो ऐसे कर से पकड़ लेती है जैसे कि उसका बीएफ हो और उसको यहाँ पे बेड के ऊपर ले जाने वाला हो, और तभी दिखाता है बादल और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हमसे कहती है ऐसा लगता है कि बारिश जल्दी होने वाली है, और इनके सामने होता है एक काला कमीना कुत्ता कौआ जो कि इनको देख के खाव खाव करने लगता है। ऐसा लगता है इस कौए को भी एक्सप्लेनर बनना है। अपनी एमसी तभी देखती है इस प्यारे इनुज की ओर जो कि बड़ा ही शांत शांत लग रहा था। एमसी कहती सच में ये मेल लीड बहुत ज्यादा रिलायबल है, मेरा मन तो करता है कि इसी के ऊपर चढ़ी रहूं, लेकिन अपनी एमसी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है थैंक यू तुम्हारा ऐसा करने के लिए, और प्लीज मानो या ना मानो लेकिन मैं बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ, तो क्या तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो जैसे कि मैंने न्यू जन्म लिया है और मैं कुछ और हूँ, जो पहले थी वो मैं नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे को माफ करो। वो कहता है क्या बकवास है ये, एमसी भी पूरी ऑकवर्ड से माहौल में फंस जाती है। वो कहता हाँ ये बात तो सही है कि तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे भूल जाओगी उन सारी बातों को, और मैं उन्हें भूल कर तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मैं तुम पर बस थोड़ी दया दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम एक लेडी हो और मैं एक जेंटलमैन, तो बस अपना काम कर रहा हूँ मैं। अगर तुम ज्यादा यहाँ पे बकवास करोगी तो मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा, समझे क्या? इसके आगे पीछे कुछ भी मत सोचना कि यहाँ पे मैं बस कुछ और कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम सच में बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही हो मेरा। एमसी बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है उसकी बातों से और कहती है नहीं मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, पर तभी इसके साथ में कोई और कर जाता है अन्याय। बहुत जोर की चीख आती है। एमसी कहती है हाँ ये चीख तो इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, आखिर कौन है यहाँ पे? तो ऐसा लगता है बहुत सारे ही लोग हैं। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी ध्यान देती है कि सन तो अभी डूबा ही नहीं है, तो आखिर ये लोग आ तो कहाँ से रहे हैं। तभी कोई आता है और अपनी एमसी को घेर लेता है चारों ओर से। एमसी कहती है अरे नहीं खतरा, और वो अपने यहाँ पे एल को ही आई मीन अपने इनुज को ही छोड़ के हट जाती है। बेचारे का मोय मोय हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे गिरती है, वहीं पे मोस्टर होता है। वो कहता है अरे नहीं लेडी तुम कहाँ जा रही हो, वो एकदम मोस्टर के सामने ही गिर जाती है। एमसी कहती है क्या मैं गधी थी? और वो यहाँ पे मोस्टर उसको ऐसा घूर रहे होते हैं जैसे कि शिकार खुद उनके सामने शिकार होने आया हो, और वो कहते हैं आ जाओ गन्ने का जूस, अब तो हम पियेंगे गन्ने का जूस, और बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। अपनी एमसी कहती है अरे नहीं मेरे को भागना पड़ेगा, और बेचारी यहाँ पे धरती की बोझ तभी अपने यहाँ पे इनुज उसके ऊपर बोझ डाल देता है यहाँ पे लकड़ियों से और उनको भगा रहा होता है। एमसी से कहता है कि भागो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो, और उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है हाथों से। पता नहीं क्या चल रहा है, लॉजिक गया तेल लेने। अपनी एमसी कहती है ओह माय गॉड अब मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो यहाँ पे पहले ही लड़ रहा है तो मेरे को इसका बोझ नहीं बनना है, तो चलो भागते हैं। और अपनी एमसी भाग रही होती है पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ वो एक पेड़ पर पहुंच जाती है और एमसी कहती है मुझे इस पेड़ को चढ़ना पड़ेगा ताकि वो मेरे पीछे ना आए, पर इस घाघरे में वो कैसे ही चढ़ेगी? तभी एक भेड़िया इसका घाघरा ही पकड़ लेता है। एमसी कहती है अरे नहीं ये कपड़े ये मेरे को यहाँ पे मरवा के मानेंगे, और वो भेड़िया ऐसा खींच रहा होता है जैसे कि उसको इसके कपड़े फाड़ने हो। एमसी कहती नहीं छोड़ो मेरे को, और वो पीछे से आ रहा होता है इनुज इसको यहाँ पे हेल्प करने। वो कहती है नहीं इधर मत आओ तुम्हारे पीछे एक और है, और तभी वो इसके जो पीछे वाला होता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है। एमसी कहती है आखिर मैं ही क्यों फंस जाती हूँ उन कपड़ों के चक्कर में, ये कपड़े कहाँ से आए? और तभी से कुछ यादें आती हैं अपने ही बारे में और इनुज के बारे में, जब अपने इनुज ने इसको ठुकरा दिया था इसके प्यार को, और बेचारी के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। ये कहती है अगर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करते क्या? और हाँ तुम्हारे अंदर वो खूबी नहीं है जो कि मेरे अंदर है, क्योंकि मैं रियल नोबल हूँ, मैं पूरी पूरी प्योर ब्लड हूँ। और हाँ ये प्योर ब्लड है, इसी के चक्कर में यहाँ पे उसको चिढ़ा रही थी कि उससे ये प्यार नहीं करता है। बेल छोड़ो इसको, अपनी एमसी तो कहती है ये सच में एक नंबर की बुद्धू थी जो कि ऐसी हरकतें करके वो उसके अंदर नफरत भर रही थी, और वो बेचारा इससे नफरत ही करेगा ऑफकोर्स क्योंकि ये ऐसी हरकतें ही कर रही थी। और अभी का सीन दिखाया था यहाँ पर कि ये बड़ी गुस्से में देख रहा था उसको। अपनी एमसी कहती है इस मूर्ख के चक्कर में मैं क्यों फंसूं, और हाँ मेरे को एक ही चीज करनी है, वो है जहाँ से भागना और अकेले जिंदा रहना, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करेगी तो वो कभी मेरी हेल्प नहीं करने वाला है। पर तभी इसको यादें आती हैं और ये रुक जाती है। यादें किसकी? तो अपने इनुज की जो कि इसकी हेल्प कर रहा था और बहुत ही ज्यादा प्यार से इसका ख्याल रख रहा था। एमसी कहती है हम लोग थोड़े क्लोज तो आए थे लेकिन फिर भी बात तो वही है ना। और अपनी एमसी तभी आंखें खोलती है और कहती है हाँ ये क्या चल रहा है और मैं यहाँ पे कैसे आई? वो एक पेड़ से यहाँ पे टिकी हुई थी और कहती है कि आखिर मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे मैंने गांजा फूका था, हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं, क्या मैंने यही कही थी सपने में? एमसी को याद आता है कि वो भेड़िया उसको खाने वाला था और उसको लग रहा था कि वो भेड़िया उसको खा चुका है, पर तभी देखती है गन्ने का जूस बहुत ज्यादा ही। एमसी कहती है इतना सारा गन्ने का जूस, अरे नहीं। तभी उसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे भेड़िया यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये लोग परलोक सिधार चुके थे। एमसी कहती है हाँ ये तो सारे सारे परलोक सिधार गए, और आखिर चल क्या रहा है, इनुज कहाँ पे है? और इनुज इसके सामने खड़ा होता है। एमसी कहती है क्या ये ठीक है? और मेरे को याद आया, हाँ मेरे को याद आया एक और बात कि जैसे ये ब्लड देखता है ये पूरा पागल हो जाता है। एमसी उसके हाथों में ब्लड देखती है। एमसी कहती हाँ अब मेरे को याद आया जब ये यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर ब्लड देखता
था तो एकदम पागल हो जाता था, ये बर्सर्क हो जाता था और अपने ही कपड़े फाड़कर अपने को चोट पहुँचाने लगता था क्योंकि इसके आस-पास तो कोई रहता नहीं था। तो ये अपने आप को मारता था क्योंकि दूसरे लोग थे वो ऑलरेडी मर चुके थे और ये बड़े गुस्से में रहता था, अगर यहाँ पे ऐसे गुस्सा करेगा तो ये मेरे को भी मार डालेगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो तभी यहाँ पे थोड़ा पीछे मुड़ने वाला था, हमसे कहती है आई एम सो सॉरी माय लॉर्ड, और बड़ी जोर की मारती है। सोचो जरा, ये अपने होश में था और अपनी हमसे ने से मार दिया, ये तो उसको छोड़ेगा ही नहीं। और अपनी हमसे कहती है वेल माय लॉर्ड मुझे माफ करना, लेकिन अगर आप बजर्क हो जाते तो आप मेरे को ही मार डालते, हम लोग दोनों के दोनों मार जाते, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने आपको मारा और आप यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं, तो प्लीज मेरे को माफ करना। अभी दिखाता है कहीं और पर उस गुफा के अंदर, यहाँ पे की अपनी एमसी इसको उठा के लेके आई थी और कहती सच में मैं अगर इसको उठा के कैसे ही ले गई, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मैं इसको उठा के लेके आई हूँ। इस यहाँ पे 70 केजी के इंसान को, मेरा तो यहाँ पे हाथ पैर टूट रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, हाय राम। और बेचारे के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, वो कहती है चलो इसको रखना पड़ेगा, पर तभी वो देखती है कि ये होश में आ रहा है। हमसे कहती है अरे नहीं, इससे पहले कि ये होश में आए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसके बोन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं और उसके बोन ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कि यहाँ पे गन्ने का जूस हो। हमसे कहती सच में अगर इसका ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो ये मारा जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अपने यहाँ पे बड़े से स्कर्ट को फाड़ती है और उसके अंदर यहाँ पे मलम पट्टी करने लगती है। वेल अपनी हमसे की स्कर्ट कुछ तो काम आई, वो उसको प्रे करने के लिए भी रख देती है, कुछ तो काम करेगा। हमसे कहती हाँ चलो ये करते हैं और अभी ये ठीक रहेगा क्योंकि मैंने सारे सारे बॉन्ड बंद कर दिए हैं, उसको छोटे मोटे बॉन्ड रहे हैं जो कि कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और हमसे उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत बनने दे रही थी, तभी देखती है पीछे रस्सी और अपनी हमसे कहती हाँ अगर ये होश में आया तो ये कुछ गलत कर सकता है, इससे पहले ये होश में आया मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात है तो उसके बाद में दिखाता है बारिश हो जाती है बंद और एकदम सुबह का टाइम होता है। एमसी यहाँ पे अपने कोकोनट के अंदर बॉटल सेव करके रखी होती है और वो लेके आ रही थी, ये कहता हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर और मैं कहाँ पर हूँ। और तभी सामने देखता है कि उसकी हाथ तो बन चुके हैं। वो कहता है कौन है जिसने कि मेरे को बांधा है, उसके पैर भी बन चुके थे। वो कहता है क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे। और तभी देखता है कि अपनी हमसी वहां से आ रही है, वो कहती है हो तुम जाग चुके हो, काफी ये अच्छी बात है और तुम्हें ये पी लेना चाहिए। वो कहता है आखिर क्या तुमने मेरे को बांधा है, तुम ये क्या कर रही हो। हमसी को यहाँ पे बड़ी गुस्से में देखता है और कहता है खोलो मेरे को अभी के अभी। और बड़ी गुस्से में देखने के चक्कर अपनी हमसी और भी डर जाती है और कहती है अरे नहीं, इसके लिए यहाँ पे सेफ रहेगा कि यहाँ पे बंधा रहे, इससे पहले कि ये और भी ज्यादा गुस्से में आए। अपनी हमसी कहती है मत करो ऐसा, उसको मत खोलो। वो कहता है खोलो इसको खोलो, तभी उसकी ओर ये उंगली करती है और कहती है मैंने कहा ना रुक जाओ अभी के अभी और सीधा खड़े रहो और बिल्कुल भी यहाँ पे हिलना मत। अपनी हमसी उसको ऐसा डरा देती है, ये पता नहीं कैसा लेकिन सीधा हो जाता है। एमसी कहती क्या है ये क्या से क्या हो गया, मैंने बस कहा था। और ये भी पूरा ऑकवर्ड माहौल में फंस जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो बजर थोड़ी ना हुआ था, वो तो नॉर्मल ही था, तो वो उसकी बात मान ली थी अपनी एमसी की। और वो कहता है क्या करे हो आखिरकार, और एमसी पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि ये ऐसे यहाँ पे शांत कैसे हो गया। बोलो उसके बाद में एमसी कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। और वो बड़े गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, और वो अपने आप को पता नहीं क्यों लेकिन हिला नहीं पा रहा था। वो कहता है क्या चल रहा है, मैं हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और तभी अपनी एमसी उसके पास आती है, उसके सिर पे हाथ रखती है और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, अगर तुम ज्यादा मटकोगे तो तुम्हारे घाव खुल जाएंगे और तुम वहां पे बेहोश हो सकते हो या फिर मर भी सकते हो, इसलिए बस शांति से यहाँ पे शांति से बैठे रहो और एकदम शांत हो जाओ। अपनी एमसी बड़ी प्यारी लग रही थी इसको, लेकिन पता नहीं कौन सा जादू उसके ऊपर हो चुका था क्योंकि ये लड़की के चक्कर में एकदम शांत हो जाता है और वहीं पर बेहोशी हो जाता है। एमसी कहती है ये क्या से क्या हो गया, और ये तो सो भी गया, तो चलो अब मेरे को यहाँ पे इसके लिए दवाई लेके आनी पड़ेगी। और मुझे तो अच्छी बात है कि ये सो चुका है, नहीं तो फिर मैं तो मारी जाती और एकदम गन्ने का जूस ही बन जाता मेरा। वेल अभी मेरे को क्या करना चाहिए, इससे पहले कि ये वापस से होश में आए मेरे को यहाँ पे उसको शांत करना पड़ेगा। और शांत करने के लिए यहाँ पे जो हाई सेंटेंस थी उसने कुछ ऐसा किया था जो कि आप देख सकते हैं और ये काफी ज्यादा कमाल का सीन है। वैसे तो मेरे को यहाँ पे ये वाला सीन देखना था, लेकिन अपनी एमसी तो ठहरी सिंगल और मेरे जैसी दिमाग की, जिसको भी किसी के साथ में कुछ नहीं करना है। एमसी कहती शांत रहो, और ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसलिए उसने इस तरीके का तरीका जहाँ पे चुना। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हूँ, तो मेरे को सर्वाइव ही करना पड़ेगा, मैं इसके प्यार के चक्कर में थोड़ी ना फंसने आई हूँ यहाँ पे। अब मेरे को शांत होना पड़ेगा और इसके लिए दवाई लेके आनी पड़ेगी। और उसके बाद में वो पानी उठाती है और कहती है चलो अब मेरे को देखना पड़ेगा। वैसे बाहर जाती है और कहती है वो काफी धूप लग रही है, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बारिश रुक चुकी है और अब मैं आराम से इधर उधर टहल सकती हूँ। तभी पीछे देखती है और कहती है बैल मेरे को इसको ख्याल रखना पड़ेगा और इसको पानी वानी तो पिलाना ही पड़ेगा। तभी अपनी हमसे कुछ देखती है, ये देखती है कि ये बड़ा यहाँ पे चिंता में है और बड़ा परेशान हो रहा है। हमसे कहती है कि मेरे को इसको शांत करना पड़ेगा वापस से। उसको पानी पिलाती है और कहती है सच में ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मान तो रहा है मेरी बातों को, लेकिन उसे यहाँ पे बांध भी रही होती
है, उसके पैर बाँध जाती है ये और उसके बाद वो आराम से पानी पीता है। अहम से कहती है तुम बस यहीं पर रुको, मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आई जो कि तुम्हारे वुंड को एकदम ठीक कर देगी। तो वो निकल जाती है वहाँ से और ये बेचारा भोला-भाला अपनी रस्सियों को देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकती है वो, मेरी रस्सियाँ तो खुल जाती है, मेरे को ज़ोर की लगी है, अब मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ? अपनी आंटी यहाँ पे भाग जाती है और वो यहाँ पे भागते हुए कहती है, अब मेरे को फटाफट से उसके लिए कुछ ढूँढना पड़ेगा और वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा और वो यहाँ पे गन्ने का जूस नहीं होता है ऑब्वियसली, वो कुछ यहाँ पे मेडिसिन वगैरह ढूँढ रही होती है। वो कहती है ये काफ़ी रहेंगे उसके ब्लड रोकने के लिए और ये वाली हाँ, ये ठीक कर देंगी। तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और कहती है, अरे नहीं, यहाँ पे कुछ हिला है और रुको ज़रा कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई इंसान है? तो आखिर कौन हो सकता है? एमसी कहती है, नहीं, जो भी हो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए खतरनाक रहेगा और अपनी एमसी भाग रही होती है, पर यहाँ पे उसका मोह-मोह हो जाता है, उसके सामने आता है कोई और जिसके यहाँ पे कानों में कुछ कमाल की चीज़ लगी होती है। वेल ये कुछ जाना-पहचाना नहीं लग रहा क्या? ये होता है अपना काइडन और कहता है, ओहो! गन्ने का जूस क्या चल रहा है यहाँ पे? हैंसी कहती है, ये मेरे सामने क्या कर रहा है? ये काइडन कैसे हो सकता है? और हैंस उसको देख के पहचानने लगती है कि उसकी लाल आँखें, ऊपर से इतना ज़्यादा हैंडसम चेहरा और इतने सुंदर-सुंदर यहाँ पे गोजो जैसे बाल, ये तो पक्का ही काइडन है। उसको देखकर ये पहचान जाती है कि बारे में और वो कहता है, तुम्हें गन्ने का जूस पीना है क्या? हैंसी वहाँ से भागती है और कहती है, अरे नहीं, ये मेरा दुश्मन है और ये मेरे को मार सकता है, भागो और भागना पड़ेगा। वो कहता है, हे लेडी कहाँ जा रही हो आखिरकार तुम? हैंसी बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे से नफरत करते हैं। पहले तो ये प्रिंस जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, ये मेरी जान आराम से निकाल लेगा और दूसरा ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है मेरे लिए क्योंकि ये ऐसा नहीं निकालेगा यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, ये सीधा निकाल ही लेगा मेरी जान क्योंकि इसी ने मेरे को मारा था एंड में और इसी के हाथों तो मैं मरी थी और ये बड़ा ही खतरनाक लग रहा था उस टाइम पे। वेल अभी यहाँ पे दिखाता है अपनी एमसी भागते हैं और बताते इसके बारे में कि इसका नाम है काइडन रोहाड़ और इसकी जो रोहाड़ फैमिली है वो काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, लेकिन इसका बचपन बहुत ज्यादा बुरा था। इसको दरअसल जो टेम्पल था ना उसने किडनैप कर लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसके ऊपर भांति भांति प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए जिसके के अंदर यहाँ पे इसकी जो फैमिली थी रोहाड़ फैमिली उसने भी साथ निभाया और इनके अंदर एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया कि जो सारे के सारे यहाँ पे सबूत वगैरह है एक्सपेरिमेंट के वो सारे मिटा दिए जाएंगे और यहाँ पे जितने भी सबूत वगैरह थे वो सब मिटा दिए गए और ये अकेला छूट गया। इसकी बातों पर किसी ने बिलीव ही नहीं किया कि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कमीने है और जो टेम्पल है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा नफरत करता है अपनी फैमिली से और उस टेम्पल से, तो ये पूरी एकदम जी तोड़ मेहनत करता है उन दोनों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और वो इंसान जो कि यहाँ पे इसको स्पॉन्सर करता है वो उसकी फैमिली है, अपनी एमसी कहती है कि अपनी फैमिली को यहाँ पे तबाह कर रहा है और ऊपर से उनके सारे सारे काले कारनामों को सामने ला रहा है। वेल अभी मेरे को भागना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई काला कारनामा किया है बल्कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है जिसके चक्कर में मेरे को पकड़ सकता है। एमसी बताती कि मैं दरअसल कुछ यहाँ पे लव पोषण के लिए गई थी इसकी फैमिली के अंदर और यहाँ पे बहुत जल्दी मैंने बातें की थी, ऐसा लगता है ये लव पोषण के चक्कर में मरने वाली है। वेल ये चाइनीज माल यहाँ पे इसको मरने वाला है, खैर इसको छोड़ो, ये चाइनीज माल के चक्कर में तो मरेगी नहीं। एमसी कहती नहीं कोई मेरे को बचाओ, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लेडी का तुम बेवकूफ हो और अगर तुम कहाँ भागे जा रही हो, रुक जाओ जरा। अपनी एमसी एकदम गिर जाती है और वो कहती है अरे नहीं, ये शर्ट ये यहाँ पे स्कर्ट मेरे को मरवा के मानेगी और वो स्कर्ट के चक्कर वापस से गिर जाती है और उसी के साथ में ये भी गिर जाता है और काइडन उसके ऊपर बड़ा ही ऑकवर्ड माहौल में एमसी कहती है ये कहाँ से आ गया और वो उसको बड़ी गुस्से में देख रहा होता है और कहता है लेडी तुम तो बड़ी बेवकूफ हो। एमसी कहती है अरे नहीं ये मेरे को मार ना डाले और कहती हटो हटो यहाँ से, हटो तुम गंदे इंसान, हटो यहाँ से। और तभी एमसी को कुछ लग जाता है जो कि इसके पीछे ही लगा हुआ था। एमसी कहती है अरे नहीं क्या चीज थी आखिरकार वो, और जो कि मेरे सिर पर यहाँ पे पड़ी है, जो इसका कुछ बैज वगैरह होता है जो कि ये पहनता है। एमसी कहती है अरे नहीं इसका बैज मेरे यहाँ पे गालों को छील चुका है। और तभी वो कहता है लेडी और उसके कंधे को जोर से पकड़ता है, कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो और ऐसा लगता है कि तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है और बड़े गुस्से में देख रहा था एमसी को। एमसी कहती है अरे नहीं अब तो मैं गई, बेचारी कांपने लगती है और वो कहता है चलो अब आराम से खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। उसको खड़ा नहीं करता बल्कि हवा में ही उठा लेता है। एमसी कहती है अरे नहीं ये मेरे को पहचान न ले और चेहरे को छुपा रही होती है। वो कहता है तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है, कौन हो सकती हो तुम? वेल अगर मैंने तुम्हें देखा है तो तुम कोई अच्छी इंसान ही होगी। तभी अपनी एमसी का ध्यान जाता है इसके कानों की ओर जिसके अंदर एक इयरिंग टंगी हुई थी। एमसी कहती है इस इयरिंग के चक्कर में ये मैजिक को कंट्रोल कर पा रहा है और माना को कंट्रोल करके ये अपने मैजिक को मैनिफेस्ट कर पाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी का लक देखो, जैसे ये आइलैंड के ऊपर आया था इसका वो स्टोन टूट चुका था और इसको बहुत ज्यादा पेन हुआ था। उसके बाद में इसको बहुत ज्यादा बुखार हो गया और अपने यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ पे थोड़ा बहुत बजाक सा हो गया था। एमसी कहती है और हाँ ऑफकोर्स इसको किसने ठीक किया होगा, गैस करो इसको किसने ठीक किया होगा। वो थी यहाँ पे सेंटे जिसने कि इस तरीके से उसको यहाँ पे ठीक किया था। मैं भी ऐसे ही ठीक होना चाहता हूँ, काश कोई मेरे लिए होती, हाय 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 मजा आ जाता मेरे को। तो उसके बाद में कहता है कि वैसे तुम हाँ मेरे को तुम देखी तो लग रही हो, लेकिन आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, क्या तुम बोल नहीं सकती हो, मेरे
को अच्छे से पता है कि तुम चीखी थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो तुम बोल सकते हो। एमसी कहती है बकवास करना बंद करो। वो कहता है ओहो क्या कहा, क्या कहा? एमसी कहती है मुझसे दूर हटो और आखिर तुम्हें क्या चाहिए? और ऐसे यहाँ पे डर रही होती है। वो कहता है क्या? और रुको ज़रा मैंने तुम्हें अच्छे से देखा है कहीं न कहीं तो, और हाँ, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। एमसी कहती है ये पहचान चुका है? वो कहता है हाँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। और तभी अपनी एमसी का वो हाथ पकड़ लेता है क्योंकि ये भाग रही होती है। वो कहता है रुको ज़रा कहाँ जा रही हो? चलो थोड़ी बहुत दोस्ती वगैरह करते हैं। एमसी कहती है क्या तुम्हारे साथ में दोस्ती? बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है रुको ज़रा तुम्हारा चेहरा मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कहीं तो देखा है। याद आ गया मेरे को। और अपनी एमसी पूरी घबरा जाती है। वो कहती है अरे नहीं अब तो मैं गई। वो कहता है कि तुम पक्का ही वही पागल लेडी हो ना? वही पागल लेडी हो, लेडी फ्लोरेन। एमसी कहती क्या पागल? आलसी कामचोर नालायक पागल लेडी फ्लोरेन तो नहीं। एमसी कहती इसकी ये हिम्मत, आखिर ये क्या बोल रहा है? वो कहता है तुम्हारे सड़े हुए घास के जैसे बाल बिल्कुल उसी के जैसे मिलते जुलते हैं, कहीं तुम लेडी फ्लोरेन तो नहीं सच में? एमसी गुस्सा हो जाती है, अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है आखिर तुम किसी सुंदर सुशील लेडी से कैसे बोल सकते हो इस प्रकार से? ये बहुत ज्यादा ही रूड है। और ये पूरा कंफ्यूज हो जाता है। एमसी याद कर देगी उससे, वो पक्का ही याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत टाइम पहले आया था मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि अपनी एमसी ने वो चाइनीज दवाई जो बनवाई थी तो उसी के चक्कर में आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस टाइम पे अपनी एमसी का चेहरा से ठीक से देखा नहीं था, तो उसको पक्का ही अपनी एमसी के बारे में कुछ याद नहीं होगा। और इसी बात का अपनी एमसी फायदा उठा रही होती है यहाँ पर। वो कह दिया आखिर तुम कौन हो? वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मेरा नाम काइडन रोहाड है, क्या तुम अब मुझे पहचान गई? और जरा बता। तो वो यहाँ पे नाम से रिलाती है। वो कहता है आई सी। और क्या तुम सच में लेडी फ्लोरेन नहीं हो? एमसी मना कर देती है। वो कहता है ये तो अच्छी बात है क्योंकि वो लेडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एमसी पूरी डर जाती है जैसा मानो कि उसका खून चूस रहा हो। बिल्कुल चूसू इंसान है ये तो। और एमसी कहती है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी उस जैसा नहीं है, उस प्रिंस इनुस जैसा। ये मेरी जान निकाल सकता है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे मार सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। तभी उसको कुछ होता है, वो इधर देखता है उधर देखता है और अचानक से ऐसा लगता है कि उसको पत्तियों का नशा चढ़ जाता है। वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पे अजीब लग रही हो, और उससे चिपक जाता है। वो कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर से बड़ी मस्त मस्त स्मेल आ रही है। एमसी कहती है आखिर क्या बक रहे हो? और बस शर्म के मारे लाल लाल हो जा रहा था, पता नहीं शायद उसके अरमान खड़े हो चुके हैं। वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही हो, मन तो करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। एमसी कहती दूर हटो, और बहुत जोर से चिल्लाती है। बेचारी डर जाती है, पर तभी उसको पता चलता है कि ये तो एक नंबर का बुद्धू है, ये अपनी ओपनिंग को उसको दिखा रहा है। तो अपनी एमसी कहती है इस मौके का फायदा उठाया जाए, और उसके घुटने पर देखती है, यहाँ पर उसको एक ओपनिंग मिल जाती है। वो जोर से मारती है जिससे कि इसका घुटना फूट जाता है। मैं तो कहता हूँ टांगों के बीच में मारना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी एमसी उसके घुटने पर मारती है और वहां से भागने लगती है। वो कहता है लेडी रुको, तो कहाँ भाग रही हो तुम? अपनी एमसी भागे जा रही थी और कहती है मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ तो मैं ही भाग पाऊंगी, और वो मेरा पीछा भी नहीं कर पाएगा, मेरे को भागना पड़ेगा। और वो कहती है भले ये मेरे को अभी ना मारे लेकिन बाद में जरूर मारेगा, इसलिए अब मेरे को भागना पड़ेगा। तभी देखती है उसके सामने तो खाई आ चुकी है जैसे कि अभी मेरे सामने है। अपनी एमसी कहती है अरे नहीं मुझे यहाँ पे मोगली बनना पड़ेगा, और वो फटाफट से एक बेल को पकड़ती है और जंप मारकर पहुंच जाती है दूसरी साइड में। पता नहीं लॉजिक गया तेल ले लेकिन हाँ, ये इतने बड़े बड़े कपड़ों में यहाँ पे मोगली बन के दूसरी साइड पहुंच जाती है। और एमसी कहती है इसके साथ में रहने से बढ़िया तो मैं मर जाऊं, और अभी मेरे को भागना पड़ेगा, मैं इससे भी नहीं मरना चाहती। वैसे भी इनुच ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास में है, तो अगर मैं इसके पास में क्यों ही जाऊं? और वो पीछे से ऐसा देख रहा होता है जैसे कि उसकी दीवानी यहाँ पे जा चुकी है, और अपनी एमसी भाग रही होती है उससे बचने के लिए। वो पूरा कंफ्यूज था कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ये भाग कैसे गई? अपनी एमसी भागते भागते कहीं और ही पहुंच जाती है और कहती है हाँ मैं बाल बाल बची, और मैं लगभग मरने ही वाली थी। तभी उसको याद आता है कि उसके हाथ में वही पेंडेंट है, और अपनी एमसी कहती है ये तो रह ही गया, मैं जल्दी जल्दी में इसको साथ में ले आई। और जरा देखो तो मैं उससे बचने के चक्कर में इतनी ज्यादा दूर भाग चुकी हूँ कि अब मेरे को पता भी नहीं कि कहाँ पे है वो, के बहुत ज्यादा ही दूर थी, और अपनी एमसी दूसरे डायरेक्शन में भागा, यानी बहुत ज्यादा ही दूर आ चुकी है। और वो सोचती है बेचारा इंजर्ड होगा, कितनी उसको चोट लगी होगी, और उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी होगी, और मुझे जल्दी जाना चाहिए। पर वो सोचती है नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। वो अपने ख्यालों को लात मार के हटा देती है और कहती है मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। और तभी उसको कुछ देखता है। एमसी कहती हाँ ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही है, मुझे इसके पास में जाना चाहिए। एमसी उस पत्थर के नीचे घुसने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर किसी में लग जाता है। वो कहती है आखिर ये क्या चीज है, उसको बहुत ही अजीब लगता है। तो वो उस चीज को देखती है और एकदम पूरी शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या ये चीज यहाँ पे कैसे हो सकती है, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। और हाँ वो लॉटरी नहीं थी, बहुत ही यहाँ पे मेडिकेट। और एमसी कहती है ओ माय गॉड मेडिकेट, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और मेरे तो मजे हो गए, अब तो मैं आराम से बचा पाऊंगी अपने आप को और यहाँ पे इनुच को भी। तो अपनी हमसे बड़ी खुश थी, पर वो देखती है कि इसके अंदर काफी ज्यादा अजीब अजीब सी दवाइयां कोरियन में लिखे हुए हैं, लेकिन अपनी एमसी फिर भी उनको इंग्लिश में पढ़ रही थी, पता नहीं कौन सा गांजा फूका था। एमसी कहती है ये जो कोरियन चीज है मेरे को पढ़ने में नहीं
नहीं आ रही हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मेमोरीज़ को थोड़ा बहुत लूज़ कर चुकी हूँ। इसलिए मेरे को बस मार्गरेट की मेमोरीज़ थोड़ी बहुत याद है और अपनी एमसी कहती है वेल अब मैं इनको अच्छे से पढ़ पा रही हूँ तो ये थोड़ी ठीक बात है। और मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि इस स्टोरी के अंदर आखिर कोरियन दवाइयाँ कर क्या रही हैं। ऐसा लगता है नोवेल का राइटर गांजा फूँक के बैठा था, तभी हमसे कुछ महसूस करती है और पूरी एकदम डर के काँप जाती है। वो कहती है अरे नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है और वो फटाफट से उसी दरार के नीचे छुप जाती है। एमसी कहती है अरे नहीं कहीं ये मेरे को मार न डाले और वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। एमसी कहती है इसके कदम तो बिल्कुल इंसानों जैसे यहाँ पे चलने को मेरे को लग रहा है, कहीं ये कोई इंसान तो नहीं, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो कुछ यहाँ पे अजीब ही था। एमसी पूरी घबराई हुई थी, उसके एकदम क्या बोलते हैं पसीना निकल जाता है और पानी निकल जाता है। एमसी कहती है अरे नहीं बचाओ मेरे को कोई, और ये कोई बीस्ट नहीं लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ और ही है, ये कोई वुल्फ तो नहीं है कंफर्म है। और ये देखती है कि ये कुछ यहाँ पे ग्याट है। हमसे कहते हैं ग्याट जो कि रात में निकलते हैं, वो अभी क्या कर रहा है और ये तो कुछ अजीब ही है, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा इस जगह पर। और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। और अभी उसको याद आता है कि हाँ स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे यहाँ पे अजीब से मॉन्स्टर थे जिनको कि ग्याट बोलते थे और इनके पैर बिल्कुल एकदम भालू जैसे होते थे, लेकिन हाँ इंसानों से दो गुने थे। और इनके यहाँ पे पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल थे, वैसे बाल तो मेरे ऊपर भी हैं लेकिन हाँ इतने ज्यादा नहीं है। हमसे कहती ओह माय गॉड इतने सारे बाल, और अगर मैं इनका यहाँ पे बाल काट लूंगी तो मेरे तो मजे ही हो जाएंगे, मैं इनसे यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें बना सकती हूँ। और वो जोर से घुर्राता है, उसका अपने एमसी की ओर ध्यान जाता है, वो यहाँ पे पीछे मुड़ता है और उस पत्थर की ओर जाने लगता है। एमसी एकदम घबरा जाती है, वो कहती है अरे नहीं अब तो मेरे लग चुके हैं और अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, उसी पत्थर के नीचे थी। एमसी कहती है अगर इसने ये दरार से मेरे को देख लिया तो ये मेरे को मार डालेगा, सीधी कंफर्म बात है। और एमसी पूरी घबरा जाती है, उसको याद आती है एक इंसान की जो कि उसे बचा सकता था, वो था इनोज जो कि अभी जगह पे है नहीं। एमसी कहती है अरे नहीं प्लीज मेरे को बचाओ। और बेचारा वो मोस्टर यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है क्योंकि पीछे से आवाज आती है बहुत जोर की ही, वो मोस्टर उधर जाने लगता है और अपनी एमसी कहती है मैं बाल बाल बची और ये मोस्टर मेरे को मार देता। और उस रात अपनी एमसी ने बेचारी ने अपनी यहाँ पे आंसू पी लिए और बेचारी चिल्लाई नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं क्योंकि मोस्टर उसको सुन लेते और उसका चिल्लाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते। अपनी एमसी ऐसे चुप कर रही और तभी दिन हो गया और अपनी एमसी ने उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही मिस किया इनोज को। अभी दिन के टाइम पे अपनी एमसी आराम से खड़ी थी और कहती है मैं बाल बाल बची और अभी मेरे को जाना चाहिए, इनोज के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने सुना नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े बीस्ट वगैरह होंगे, इतने जल्दी आ जाएंगे। वैसे मानवा के अंदर लिखा तो था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो वो बीस्ट कुछ इंसानों जैसा भी लग रहा था थोड़ा बहुत। एमसी कहती गई ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान इवॉल्व होकर यहाँ पे ऐसा बीस्ट बन चुका है, वेल ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ठीक से देखा था उन वुल्फ वगैरह को, वो भी थोड़े बहुत अलग से लग रहे थे, वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं थे, मतलब कि वो भी इवॉल्व हो रहे थे। एमसी कहती गई ऐसा तो नहीं कि वो वुल्फ इवॉल्व होकर ये मंकी बन चुका है, वेल क्या ही चल रहा है, खैर ये सब जा भाड़ में। और अभी मेरे को जाना पड़ेगा और मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ, आशा है कि इन्हें ठीक होगा। वो अंदर जाते हुए कहती है योर हाइनेस आप कैसे हैं और क्या चल रहा है। तभी वो देखते हैं कि सामने तो कोई है ही नहीं, घास की पत्तियां पड़ी हुई हैं। अपनी एमसी कहती है क्या वो चारा खा रहा था जो कि इतना सारा चारा पड़ा हुआ है, और बेचारी पूरी सैड हो जाती है। वो कहती है मुझे लगा ही था वो यहाँ पे चला जाएगा और मेरे जाने के बाद में शायद उसको वो मिल चुकी होगी, योहाना जो कि रियल में लीड है उसी के पीछे जा चुका होगा और मैं यहाँ पे मैं अकेली रह चुकी हूँ और मेरे यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। योहाना के पीछे वो तो जा चुका है तो अब मैं यहाँ पे क्यों ही रहूँ, मेरे को शेल्टर ढूंढना चाहिए। पर तभी पीछे यहाँ पे कोई आता है, अहम से कहती है हाँ ये तो, और पूरी खुश हो जाती है क्योंकि ये होता है अपना प्यारा इनोज जो कि बहुत ज्यादा ही दर्द में था। वो कहता है फाइनली तुम मिल चुकी हो और तुम वापस आ गई। अहम से एकदम शौक हो जाती है उसको देखकर और वो कहती है यो राइनेस मैं तो बस यहाँ पे, और पूरी एकदम कंफ्यूज थी। वो उसको देख रहा होता है और अचानक से गुस्सा होने लगता है। अहम से कहती है अरे नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुस्सा हो चुका है क्योंकि मैं इसको छोड़ के भाग गई थी, अब मेरे को इससे बचना पड़ेगा। और उसको याद आता है कि कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ये पागल सा हो रहा है, मेरे को इसको शांत करना पड़ेगा। तो वो कहती है योर हाइनेस जैसा कि मैंने कहा था मैं मेडिसिन वगैरह लेने जा रही हूँ, सुबह गई थी और मैं काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया हर्ब्स वगैरह लेके आई हूँ और ये यहाँ पे इसके अंदर है, ये एक मेडिकेट है और इसके अंदर कमाल कमाल की चीजें हैं और ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जो कि मैंने ढूंढी है। ये इनक्रेडिबल है, ये बवाल है, ये धमाल है। वो बड़ी गुस्से में अपनी एमसी को देखे जा रहा था, जैसा मानो उसका खून चूस लेगा और वो अपनी एमसी के बहुत ज्यादा ही पास हो जाता है। एमसी कहती है आप योर हाइनेस चिंता मत कीजिए, मैं आपको फटाफट
से मेडिकेट वगैरह लगा देती हूँ, पट्टियाँ लगा के आपको बिल्कुल मैं ठीक कर दूँगा एकदम हष्ट-पुष्ट। तभी वो अपनी एमजे को पकड़ लेता है और एकदम चिपकने लगता है। एमजे कहती है, अरे नहीं मैं तो गई, पर वो इंसान अपनी एमजे से चिपक जाता है और कहता है कभी मुझे भविष्य में बिल्कुल छोड़ना मत अकेला। एमजे बड़ी शर्माने लगती है और वो कहता है, तुम फालतू की दवाइयों के चक्कर में मेरे को छोड़ के चली गई और मेरा तो दिल एकदम रुक ही चुका था और मैं बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होने वाला हूँ अब से, तो प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाना कभी भी। अपनी एमजे बड़ी शर्मा के लाल हो जाती है और वो कहती है, ये सब क्या चल रहा है और राइटर आकर यहाँ पे इतना ज़्यादा फूल क्यों खिला रहा है? क्या उसको बेबी को फूल पसंद है? वेल फूल जाने दो, तेल लेने के लिए। और अपनी एमजे बताती है क्या रीज़न हो सकता है इस इंसान की ऐसी अजीब हरकतों का। तो ये बात है कल की, जब अपना यहाँ पे ये हाउस में आता है और कहता है, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर और आकर मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ठीक से याद करने दो। और तभी उसको बोन में दर्द होने लगता है। वो कहता है, अरे नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही दुख रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और रुको ज़रा, ये कपड़ा तो उस लेडी का है, मुझे लगा नहीं था कि वो अपने कपड़े का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, मुझे लगा वो उस गिरने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी वो साइड में देखता है यहाँ पर कि वो लेडी नहीं थी और वो कहता है, आखिर मार्गरेट कहाँ चली गई? तब उसको याद आता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह लेने गई है। तो ये कहता है वो पक्का ही बाहर गई होगी और जरा देखो तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे सोचने दो। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हैं और कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जैसा कि मानो यहाँ पे कुछ सर्कल चल रहा हो। पहली बात तो यहाँ पे जो मोस्टर वगैरह होते हैं वो दिन में कभी भी अटैक ही नहीं करते, वो दिखते तक नहीं है, वो हमेशा रात में आते हैं, रात में ही अटैक करते हैं। और अभी अभी जो समय हो रहा है उसका मतलब है कि वो अभी आने वाले हैं और अपनी एमसी तो बाहर ही है। वो कहता नहीं मार्गरेट तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और बाहर जा रहा होता है उसको बचाने के लिए। वो कहता है कि मोस्टर उसको यहाँ पे छेक लेंगे, उसके बाद मुझसे क्या होगा, उसके साथ में तो कुछ अलग ही हो जाएगा। वो भाग के जा रहा होता है और कहता है, आकर यहाँ पे मैं ऐसे कैसे एक्टिंग कर सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा एक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मारी जाए या फिर उससे कुछ भी हो, और आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी और मुझे एक चीज़ अच्छे से याद आ रही है कि आखिर मैं यहाँ पे ये सब क्यों कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे वो हमेशा ही मेरे साथ में अच्छी रही है, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, ऊपर से मेरी चोटों को भी देख रही थी। अगर वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता, आज इन चोटों के चक्कर में मारा जाता। और उसको याद आता है उसके बदले में अपने इनोसेंस के साथ में क्या क्या किया है। वो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा बुरा बोलता था। वो कहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है और तुम बिल्कुल वही हो जो कि तुम पहले थी, तुम बस मेरे ऊपर बोझ बन रही हो जगह पर और मैं बस एक जेंटलमैन होने के नाते तुम्हें यहाँ पे बचा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको वही बात है, अब ऐसा चुप रही थी जैसे कि कोई भाला हो और इतना ज़्यादा बड़ा वाला मैं भी छुपाना चाहूँगा इसको। वो तभी यहाँ पे मारता है और कहता है, शिट मैं यहाँ पे क्या क्या बोले जा रहा था और मेरे को ठीक से पता भी नहीं चला कि आखिर मैंने क्या से क्या कर डाला और सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि उसके पास में कोई है नहीं उसको बचाने के लिए, क्या से क्या हो जाएगा और मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ। उसके बाद में इसने बहुत ज़्यादा प्रेयर की और प्रार्थना करते करते पता नहीं ये बुढ़ा हो ना जाए। लेकिन हाँ अभी का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा चिपकू हो रहा था और अपनी एमजे को किस करने ही वाला था, लेकिन जैसे कि तुम जानते हो ये रोमांस मानो बस नाम की ही रोमांस होती है, इनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। एमजे कहती है, क्या कर रहे हो योर हाइनेस, आप क्या कर रहे हैं। योर हाइनेस तो बड़ी शर्मा शर्मा के उसके पास में आ जा रहा होता है। एमजे कहती है, लेकिन आपकी चोटें बढ़ती जा रही हैं और आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसा यहाँ पे बिहेव बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा आपको भी और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है आपका ऐसा बिहेवियर, ऐसा लगता है कि आपको कुछ हो चुका है और ये पूरा शौक हो जाता है कि मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ। एमजे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कुछ हुआ है और कहीं ये उसके चक्कर में तो नहीं हो रहा है। वेल मुझे नहीं पता उसके चक्कर में हो रहा है, लेकिन लगता तो नहीं उसके चक्कर में हो रहा है, ये कुछ और ही बात है। और एमजे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे पागल हो चुका है और उसका हाथ झटकते हुए कहती है, योर हाइनेस मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा अननोइंग लग रहा होगा ये, लेकिन फिर भी अब बस कीजिए ये फालतू की एक्टिंग और चलिए अब काम वाम को निपटाते हैं, मुझे बहुत सारे काम है, ये फालतू बकवास हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ही। और ये बातें तो बिल्कुल बड़ा वाला भाला यहाँ पे बन जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा वाला चुभती है। एमजे की वही बात है उसको याद आ रही थी जब अपनी एमजे उसको प्रपोज मार रही थी और ये उसको रिजेक्ट करे जा रहा था। ये कहता है मैंने क्या से क्या कर डाला और उसको वही बात है ऐसे छुप रही होती है कसम से जैसे कोई भाला हो और चुपते चुपते वो शांत हो जाता है। एमजे कहते हैं, इसे क्या हुआ है, क्या ये वापस से बेहोश हो चुका है। वेल मैं भी क्या सोच रही हूँ, मेरे को प्यार वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, मेरे को एक सिंपल सी चीज़ के बारे में सोचना है कि मुझे जिंदा यहाँ से भागना है। और अभी वो कहती है, योर हाइनेस मेरे को पता है आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो चलिए यहाँ पे खाना ढूंढते हैं और खाना खाने के बाद में मैं आपकी चोटों को ठीक करूंगी। वो एकदम शर्मा जाता है और उसके बाद में ये जाती है, खाती है और वापस ले आती है। उसके बाद में मलहम पट्टी लगा रही होती है और ये कहती है, बस आराम से बैठे रहो, बिल्कुल भी हिलना मत, मैं तुम्हें ये वाली दवाई लगा रही हूँ फिर वो वाली दवाई लगाएंगी। और आराम से उसको पट्टी वगैरह लगा देती है, कहती है कि चलो ठीक है ये हो चुका है, तुम अपने आप को आराम से देख सकते हो, ये फिट हो चुका है और एकदम हॉट लग रहा था ये। तो वो कहता है, वो सच में ये तो
कमाल की चीज़ है, लेकिन उसका ध्यान जाता है दवाइयों की ओर और वो कहता है वैसे दवाइयाँ क्या है? मुझे तो इनका नाम पढ़ने में ही नहीं आ रहा है और तुम तो इनको ऐसे पढ़ रही थी जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर हो। हमसे यहाँ पे पूरे कन्फ्यूज़ हो जाती है कि अब वो क्या कहे, वो ऑब्वियसली बताएगी तो नहीं, वो एक महानवा के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर ये एक ठरकी कैरेक्टर है, वो भी हैरम नोवेल का, तो ऑब्वियसली अपनी हमसे नहीं बताती है और वो कहती है वेल क्या तुम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो? उसके अंदर एक छोटी सी जगह है चाइनीज़ एम्पायर के अंदर, मतलब चीन डायनेस्टी के अंदर, उसकी जगह पे थोड़ी सी जगह है, बस थोड़ी सी जगह है, वहाँ से आई है ये लैंग्वेज और तुम यहाँ पे तुम इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि तुम किताबें नहीं पढ़ते हो, तुम बस यहाँ पे लड़ाई धड़ाई करते रहते हो, इसलिए जाओ और ज्ञानी बाबा से ज्ञान लेके आओ। वो कहता ठीक है। एमसी कहती बाल बाल बची, मौत को छूकर मैं टक से वापस आ गई। वो तो अच्छी बात है कि मैं उल्टी सीधी नॉवल पढ़कर थोड़ा बहुत यहाँ पे चाइनीज़ ज्ञान ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत मेरे को हिस्ट्री के बारे में पता है। तभी साइड में देखती है यहाँ पर कि वो मेडिकेट होती है। एमसी कहती है आखिर राइटर ने कौन सा गांजा फूका था जो कि यहाँ पे ये मेडिकेट कोरियन में लिख दी, बल्कि आज के ज़माने में तो कोरियन इनको आती भी नहीं होगी और ना ही पता हुआ कि कोरिया जैसा कोई देश है, ऑब्वियसली उस टाइम पे था ही नहीं। हैंसी तभी उसकी ओर देखती है और वो कहता है तुम्हारा जो चेहरा है ना उसके ऊपर एक मार्क है, तुमने बताया नहीं आकर ये मार्क आया कहाँ से, तुम्हें चोट लग कैसे गई? हैंसी याद करती है काइडन के बारे में कि क्या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। वेल जरा सोचो तो ये ऑब्वियसली योहान से मिलेगा और योहान से मिलने के बाद में ये पक्का ही काइडन से मिलेगा, तो काइडन और योहान से मिलने के बाद में ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनसे बातचीत करेगा और उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये फेथ है इसका, तो इससे अच्छा होगा कि मैं खुद ही इसको बता दूं। और वो कहती है वेल ये दरअसल एक आदमी से मेरे ऊपर गिर गया था, उसके चौके में लगा हुआ था। ये कहता है क्या कह रहे हो और ये कैसा हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर से तुम्हारे ऊपर गिर गया? वो कहती है वेल मैं गलती से उसके नीचे आ गई थी, एक आदमी के नीचे आ गई थी मैं, और ये पूरा गुस्से में आता है, उसके कहने का कुछ डबल ही मीनिंग निकल रहा होता है और ये इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि पत्थर को चकनाचूर कर देता है। वो कहता है यहाँ पर तो गंदगोल चालू है और कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला गंदगोल चालू है। तभी अपनी हमसे कहती है क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या कर रहे हो? और क्या तुम इस यहाँ पे पहचानते हो इस यहाँ पे ब्रेसलेट को, यहाँ पर इस यहाँ पे बैच को? वो कहता है वेल ये बैच तो यहाँ पे मैजिकल टावर का लगता है और तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? हमसे कहती है पक्का इसको पता चल चुका होगा और शायद इसका नाम नहीं आ रहा है इसको। तभी वो कहती है वैसे क्या तुम यहाँ पे मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारे दिमाग के साथ में कुछ उल्टा सीधा है क्या? तुम काफी बार गुस्सा हो जाते हो ब्लड वगैरह देख के, तो क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता है ब्लड देख के? क्या तुम्हें कोई ट्रॉमा है? बस मैं जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। अपने मन के अंदर सोती है मुझे यहाँ पे जान बचा के भागना है तो ऑब्वियसली ये तो करना पड़ेगा, सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है वेल हाँ तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत ट्रॉमा है बोर का, लेकिन हाँ ये इतना ज्यादा नहीं है, मतलब बोर बहुत ज्यादा टाइम पहले खत्म हो चुकी है तो मेरे को इतना ज्यादा आता नहीं है, मेरे को यहाँ पे ब्लड देखने को नहीं मिलता है, तो बस मैं थोड़ा बहुत ट्रिगर होता हूँ। हमसे कहते तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें उसको कंट्रोल करना नहीं आता है, तुम अपने आप को सांसा नहीं कर पाते हो? और ये सुनकर ही उसके ऊपर से चिड़िया उड़ जाती है। उसके बाद में अपनी हमसे को याद आता है आखिर मैंने इसे कंट्रोल कैसे किया था, और पहले तो ये आराम से कंट्रोल हो गया था मेरे कहने पर, और आखिर बात क्या हो सकती है, कहीं वो तो नहीं? तभी वो कहता है वेल पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मार्गरेट तुम जब कहती हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता हूँ, पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन हाँ तुम्हारे कहने से हो जाता है, तो शायद तुम ही वो जानती होगी और कुछ अलग ही यहाँ पे होरनी सा हो रहा होता है। वेल उसके समय कंट्रोल में आता हूँ वो तुम जानती होगी। और हमसे शर्माने लगती है, कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, और बड़ी शर्माते शर्माते लाल टमाटर बन जाती है। ये कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं फियर्सली कम्पीट किया करता था मेरे भाई और बहनों के साथ में, और वॉर के अंदर जब मेरे बहुत सारे कॉमरेड मारे गए थे, ऊपर से मैंने बहुत लोगों को मार डाला था बस अपने गुस्से के चक्कर में, तब भी किसी ने मुझे नहीं बोला कि रुक जाओ अब बहुत ज्यादा हो चुका है, पर शायद मुझे उन्हीं वर्ड्स की जरूरत थी, और अब जबकि तुमने मुझसे वो वर्ड कह दिए हैं तो मैं रुक चुका हूँ, और ये सच में वही चीज है जो कि मेरे को चाहिए थी, इसलिए शायद ये वही वर्ड्स हैं। और बात रही चोट की तो मेरे को थोड़ी बहुत यहाँ पे खून से अपनी हमसे पूरी गुस्सा हो जाती है और कहती रुक जाओ ये मत करो नहीं तो फिर हम दोनों का बाजा बच जाएगा। और वो कहता है मेरे को थोड़ी बहुत चोट या फिर खून से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बहुत ज्यादा गन्ने का जूस चाहिए जिससे कि मैं एकदम बजर्क हो जाऊं। हमसे कहती है ये तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो अभी यहाँ पे मारी जाती। और वो उसकी ओर देखते हुए कहती है ये तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे एक रास्ता है जिससे कि मैं इसको बचा सकती हूँ, आई मीन इसको रोक सकती हूँ मेरे को मारने से। और वो कहता है वैसे अगर इसके बारे में बात की जाए तो एक और रास्ता हो सकता है जो कि तुम जानती होगी क्योंकि तुम्हें ही पता है कौन से वर्ड्स हैं, तो तुम ही जानती होगी
होगी उन वर्ड्स के बारे में। एमसी कहती है वेल ये कोई बर्ड वगैरह रास्ता नहीं है, वो तो अपनी बॉडी से कंट्रोल किया करती थी इसको। तो यूहाना के बारे में बताती है वो अपनी बॉडी से इसको कंट्रोल किया करती थी और उसको शांत कर देती थी। वेल ये फंडामेंटल यहाँ पे चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको शांत कर देती थी कुछ समय के लिए, यानी बार बार वो अपना यूज़ करती थी, आई मीन बॉडी का यूज़ करती थी। एमसी कहती है मुझे लगा नहीं था कि इसको पता नहीं है कि इसकी बॉडी का यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोल पाना चाहेगा, लेकिन फिर इसको छोड़ो। अपनी एमसी कहती है वेल इस बात को यहाँ पे छोड़ा जाए, लेकिन अगर तुम कभी भी ब्लड देखो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना और बिना कुछ सोच समझे बस वहाँ से हट जाना, बिल्कुल भी ब्लड की ओर देखना भी मत। वो कहता ठीक है वैसे तुमने क्या लगाया था मेरे बॉन्ड के ऊपर? एमसी कहती है ये चमत्कारी दवाई है, कोई बाबा जी की बूटी है, इसको मैंने लगाया था और क्या तुम्हें यहाँ पे लगानी है? वो कहता है हाँ लगानी तो है, और अपनी एमसी की ओर बढ़ने लगता है। एमसी के एकदम गालों के पास में एकदम पास से आ जा रहा होता है। एमसी कहती है तो बहुत ज्यादा ही पास में है, और कुछ ज्यादा ही पास आकर वो अपनी एमसी के यहाँ पे गालों की ओर वो लगाने लगता है। एमसी कहती है इतना पास इतना करीब की क्या ही बताऊं। वो कहता है तुम्हें ये चोट लग गई और अगर वो इंसान अब क्या कर रहा होगा? एमसी कहती है वेल मैंने जो पहले कहा था वही सच है, मैंने उसकी टांग तोड़ी और मैं भाग गई वहां से। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज भागी थी और बहुत ज्यादा दूर आ गई थी। तुझे कहता है हाँ अच्छी बात है, और तुम्हें उस आदमी से बचना पड़ेगा, तुम बिल्कुल भी अकेला नहीं भाग सकती साइलेंट के ऊपर जिससे पहले कि हम लोग यहाँ से भागे। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, और अपने मन के अंदर कहती है मैं ऐसा सोच तो रही हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे गाइडेंस से मिल चुकी हूँ, तो मैं इसके साथ में रहकर सेफ तो फील नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को बचना पड़ेगा और जो शेल्टर है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना मैं सेफ नहीं रह पाऊंगी, तो मेरे को फटाफट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अपनी एमसी के साथ किस्मत फूटी थी, वो उसके बाद में बेहोश हो जाती है, 3 दिनों के लिए वो बीमार पड़ जाती है और बेचारी यहाँ पे बिस्तर पे ही पड़ी थी। वेल बिस्तर तो नहीं लेकिन घास थी, तो अपनी एमसी बस घास पे पड़ी थी 3 दिनों के लिए, और बेचारा इन्हें सब कुछ करे जा रहा था। 3 दिनों के बाद में दिखाया था एक प्यारी सी नदी के पास में अपनी एमसी आराम से अपना सिर पकड़ कर बैठी थी और कहती है वेल मैं सच में थक चुकी हूँ और मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को जुलाब हो जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। वेल अब मेरे को आराम से शुद्ध पानी पीना चाहिए, एकदम ताज़ा गर्म पानी, ताकि मैं बच जाऊं और मेरे साथ में ऐसा ना हो भले ये बहुत जल्दी दिमाग खराब करने वाला हो, क्योंकि पहले मेरे को ऊपर सी जगह पे किसी पे वहाँ पे पानी रखना पड़ेगा और उसे अपनी रस्सी से आई मीन अपने कपड़े से ही नीचे लाना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत सुसक कर आए और उसके अंदर से जो गंदगी है वो चली जाए। थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रेविटी का भी इस्तेमाल किया जाए। और अपनी एमसी कहती है बस एक बार उस नीचे आए हुए पानी को मैं गर्म कर लूँ तो मेरे को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, वो गर्म पानी मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो पीते हैं वो गर्म पानी, लेकिन उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचो जरा दिन तो काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है और माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या मेरे को इसी माहौल में ढलना है? और ऐसा लगता है कि जो इनोच है ना वो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता जा रहा है, लेकिन फिर भी कब तक करेगा वो भरोसा? और एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब उसका भरोसा टूट जाएगा। हो सकता है कि वो मेल लीड से मिले यानी यूहाना से और उसके प्यार में पागल हो जाए, और जो भी मैंने यहाँ पे मेहनत की है उसे पटाने में वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाए और उसे कोई यहाँ पे उसे कोई यूहाना नाम की सेंध ले जाए। अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इससे पहले कि वो उसके पास में जाए मुझे उसे पटाना पड़ेगा। और ये बात भी जैसे वो सुन लेता है और कहता है तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? वेल पता नहीं इसकी छाती मुझे इतनी ज्यादा बड़ी क्यों लग रही है, अगर आपको भी इतनी ज्यादा बड़ी लग रही है तो मेरे कमेंट में जरूर बताना। हमसे कहती है ऑफ कोर्स मैं कुछ काम कर रही हूँ। वो कहता है सच में तुम्हें अभी भी काम करना है, मैंने कहा था ना तुम्हें आराम करना चाहिए। हमसे कहती है चलो तुम खाना लेके आ चुके हो तो चलो करते हैं यहाँ पे खाना और आराम से पेट पूजा और उसके बाद में काम दूजा। ये कहता है चलो चलते हैं, पर ये रुक जाता है। हमसे इससे टकराते हुए कहती है क्या कर रहे हो और तुम रुक क्यों गए, चलो ना आगे। तभी वो कुछ देखती है और पूरी आंखें फट जाती हैं। ये होता है अपना काइडन जो कि पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इसको भी पढ़ना है तो ये पढ़ा बन के पढ़ा हुआ है। और ये पढ़ा क्यों पढ़ा हुआ है वो तो मैं नहीं जानता। अपनी हमसे कहती है ये यहाँ पे पढ़ा हुआ क्यों है? वो कहता है क्या ये वही आदमी है? इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये बेस्ट मौका है इसे इस दुनिया से गायब करने का और ऊपर वाली दुनिया में पहुंचाने का। लेकिन अपनी हमसे सामने आती है और कहती नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते हो। और उसकी ओर दौड़ने लगती है। हमसे इसको देखती है और कहती है इससे तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है और ऐसा लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये जिंदा ही होगा, और ज्यादा देखो तो ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे महंगा आदमी लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा होगा। और वो बड़े गुस्से में देख रहा था। वो कहता है क्यों ना मैं इसे निपटा डालूं, इसे मारना यहाँ पे ठीक रहेगा। हमसे कहती नहीं हम लोग इसे नहीं मार सकते अभी। तो वो कहता है लेकिन क्यों नहीं, इसे मारना अच्छा रहेगा, नहीं तो पर हमें इसे बांधना तो चाहिए। हमसे कहती अरे शांत रहो, हम इसे मारने वाले नहीं है और ये बढ़िया से हमारे काम में आने वाला है। तभी वो अपनी हमसे का हाथ पकड़ लेता है और हमसे को जोर से खींचता है। हमसे को बहुत जोर से ही पकड़ता है वो, तभी अपना यहाँ पे पीछे से इनो चाहता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? हमसे कहती हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलो अभी हमें इसको लेके जाना पड़ेगा हमारे हाइड आउट की ओर।
और तुम चिंता मत करो। तभी अपना इनोच उसका हाथ छुड़ाता है और हाथ छुड़ाने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ के ऊपर एक मार्क है। एमसी कहती है हाँ ये क्या है, और वो कहता है ये तो मार्क है, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा वाला मार्क है, और उसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एमसी कहती है कोई बात नहीं, बस छोटा सा तो मार्क है, लेकिन वो भी डर जाती है। और इनोच कहता है मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा, गन्ने का जूस बना डालूंगा इसका, और अब ये बचने वाला नहीं है, मेरे को इसे मार डालना चाहिए क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर ये मार्क छोड़ा है और पता नहीं आगे क्या क्या छोड़ देगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपनी एमसी कहती है अरे शांत रहो, बस 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 बहुत हो चुका है, तुम इसे नहीं मार सकते हो, और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने आप को कंट्रोल में लाओ, और तुम ये सब क्या करते जा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल में करना सीखो। अगर तुम ऐसे अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम गन्ने का जूस देख के एकदम पगला ही जाओगे, इसलिए कंट्रोल में लाओ अपने आप को। वो कहता है ठीक है मैं कंट्रोल में आ रहा हूँ, और वो थोड़ा शांत हो जाता है। एमसी कहती हाँ तुम शांत हो गए, तभी वो एक खतरनाक से स्माइल देता है और कहता ठीक है फिर चलो इसे बांधते हैं अब, और मैं मंजूर हूँ इस बात से, मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ अजीब ही स्माइल कर रहा होता है, इसको देख के अपनी एमसी भी कंफ्यूज हो जाती है, और वो उस इंसान की ओर देखता है। वो कहता है ये थ्रेट तो है लेकिन फिर भी इसे मेरे को बांधना पड़ेगा। और अपनी एमसी कहती है मेरे को लगा ही था ये कुछ ज्यादा ही चालाक है जो कि इसको पहचान चुका है। और एमसी कहती है ऑफ कोर्स जैसे पहचान जाएगा क्योंकि ये क्राउन प्रिंस है तो क्यों नहीं पहचानेगा, ये हर इंसान को जानता होगा, गली का चप्पा चप्पा जानता होगा ये। तो तभी बोलते हुए कहता है तो तुम इस बात से क्या एग्री करोगी कि हमें इसे बांध देना चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। एमसी कहती है क्या ये मेरे से ओपिनियन मांग रहा है, क्या ये मेरे से भरोसा करता है मेरे ऊपर। वो कहता है जल्दी के बताओ मेरे को, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें और इसे यहाँ पे दोनों को यहाँ पे समंदर में फेंक दूंगा या फिर मैं इसे मार डालूंगा। एमसी कहती हाँ मेरे को लगा ही नहीं था इसके बारे में, चलो ठीक है फिर जैसा ही तुम कहते हो, चलो इसको बांधते हैं और लेके चलते हैं। और अब ये लोग निकल जाते हैं अपने एरिया की ओर। और वो कहती है भगवान ये क्या है, और उसको तो बहुत ज्यादा चोटें लगी है और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। एमसी कहती है मुझे इसे फटाफट से ठीक करना पड़ेगा इससे पहले कि ये मर जाए। और क्या वो ऑडियो जो कि पहले बहुत ज्यादा बड़ा वाला धमाका हुआ था जब अपनी एमसी उस दरार के नीचे छुपी हुई थी, तो क्या ये इसी के चक्कर में हुआ था। वेल मुझे इसके बारे में नहीं पता है लेकिन मुझे इसे ठीक तो करना ही पड़ेगा। और पीछे देखती है, यहाँ पर वो देखती है कि ये थोड़ा पगला जा रहा है। वो कहता है आपको तुम्हें इसे बांध देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हें मुझे भी बांधना पड़ेगा। और ये गन्ने का जूस देख के कुछ ज्यादा ही पगला रहा था, ऐसा लगता है कि अपनी एमसी की इज्जत इस बार लुटने वाली है। लेकिन एमसी कहती है अरे नहीं मैं तो गई, और उसकी छींक निकल जाती है और वो फटाफट से आती है अपने इर्द में लात मारती है और उसको जन्नत दिखा देती है, जो कि मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन राइडर कमीना है, उसने सब कुछ छुपा दिया है। एमसी कहती है शांत रहो, तुम क्या कर रहे हो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाओ। और वो शर्मा जा रहा था क्योंकि उसने तो जन्नत देख ली थी, मेरे को मौका नहीं मिला, बहुत ज्यादा गलत बात है। और वो कहती है कि तुम अपने आप को शांत करो और तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो, अपने आप को यहाँ पे शांत करो शांत। और अपनी एमसी कहती है अपने मन के अंदर कि अगर चाहे तो वो मेरे को हटा के फेंक सकता है यहाँ से, लेकिन वो नहीं कर रहा है। और वो कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से। एमसी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अपने आप को शांत करो तुम, शांत, तुम समझे क्या। और वो शांत हो जाता है, शांत नहीं बल्कि वो बेहोशी हो जाता है। क्या ही यहाँ पे खतरनाक वर्ड है इसके, ऐसा लगता है कि ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। एमसी तभी उसे बांध देती है और कहती है कि बाल बाल बची मैं, और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं इन बेवकूफों के चक्कर में क्यों फंस गई। और ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग बच पाते रियल नोवेल में, मतलब मेरे बिना इनका क्या ही होता। और अपने चेहरे को ऐसा खींच रही होती है जैसे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो कहती है पहले तो मेरे को इसको यहाँ पे ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी, और वो लग जाती है, रात हो जाती है ऐसे ही उसको रोकते रोकते। तभी देखती है कि ये इंसान होश में आ रहा है, और ये होश में आते हुए कहता है क्या चल रहा है इस जगह पर। अपनी एमसी कहती है क्या ही चल रहा होगा, और तुम यहाँ पे होश में आ चुके हो फाइनली ही। अपनी एमसी उसकी रस्सी खोली होती है और वो कहता है जल्दी से खोले मेरे को, और क्या तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। और अपनी एमसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने उसे पट्टियां वगैरह लगा दी हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। एमसी पूरी कंफ्यूज क्या करिए क्या बोल रहा है। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हारी चोट के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो चाहे जिए या मरे। एमसी कहती है ऑफ कोर्स मेरी चोट ठीक हो चुकी है, इसमें कोई गंदी बात नहीं है। और वो कहता है चलो ठीक है फिर अब उस इंसान की ओर देखा जाए, ऐसा लगता है कि हमें उसे निपटा देना चाहिए, उसकी भैंस की टांग। एमसी कहती है ये कुछ अजीब ही लग रहा है, वेल छोड़ो इसको। अपने एमसी कहती है अपने आप को शांत करो इससे पहले कि तुम वापस से यहाँ पे बजर को जाओ, और यहाँ पे शांत करके इसकी ओर देखो, पहले हमें इसे निपटाना पड़ेगा, आईमनी से ठीक करना पड़ेगा। और वो कहता है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, और मैं बाजार को जाऊँ तो मैं इसको निपटा पाऊंगा। एमसी कहती नहीं इसे निपटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं निपटाना है, तुम ऐसा क्यों निपटाने के पीछे पड़े हुए हो। वेल ये निपटाएगा नहीं, पक्का ना, पक्का नहीं निपटाएगा ना। और उस रात अपनी एमसी ऐसे ही परेशान होती थी उसको यहाँ पे बचाते बचाते, और बहुत ज्यादा इसने कोशिश की थी, और उसका जो बुखार था ना वो ठीक होने लगा था। अपनी एमसी कहती है वेल इसकी सांसें तो ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ही बेकार हालत में है, तो हम लोग इसको बचा रहे हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल में मंगल करने के लिए, और कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में लग रहे होते हैं जंगल में मंगल। और ये
ये उस केव के आसपास ही भटक रहे होते हैं। एमसी कहती है, हाय रे गर्मी, हाय गर्मी, कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। इतनी धूप निकली हुई है और इतनी छाव में ये लोग चल रहे हैं, फिर भी इनको गर्मी लग रही है, पता नहीं अजीब बात है। एमसी कहती है, इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। और मेरे को अच्छे से याद है कि वो जो यहाँ पे हट था, आई मीन वो जो यहाँ पे सीक्रेट जगह थी, वो किसी बड़े से माउंटेन के पास में थी। वो वहीं पे थी, एक क्लिफ के पास में और एक माउंटेन के पास में। यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है, यहाँ पे मेनली 3 माउंटेन है बड़े बड़े, तो पक्का ही उनके आसपास होगी। और उनमें से एक बड़ा माउंटेन है, उसके पास में मैं अभी हूँ, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे नहीं निकली तो हमारी मेहनत बर्बाद जाएगी और मुझे इधर से उधर ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन फिर भी अभी मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या मेरे को पत्तियों का नशा हो चुका है? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या ये सारी सारी हीट के चक्कर में हो रहा है? और अपनी एमजी बाबा से अपनी गिरी हुई हरकतों के चक्कर में गिरने वाली होती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे अपने नीचे से बचा लेता है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा प्यार करने लगा है। एमजी एकदम चिपक जाती है और उसका ध्यान जाता है अपने इनुच की हाथ की ओर और वो सोचने लगती है कि ये सारी चोटें बेचारे को बैटलफील्ड के दौरान लगी होंगी, यहाँ पे लड़ाई करते टाइम पे, तो पक्का ही बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। हाय मेरा इनुच, और बड़ी शर्मा शर्माते देखे जा रही थी। वो इनुच कहता है, माय लेडी क्या चल रहा है? वो कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, और उससे दूर हट जाती है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? एमजी कहती, कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है, कुछ ज्यादा ही गर्मी। और अपने मन के अंदर सोती है, ऑफ कोर्स मेरे को गर्मी लग रही है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी मर्द से चिपक जाऊं। अपनी गर्मी के चक्कर में मेरे को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, और अपनी एमजी को उठा लेता है। एमजी कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे को ऐसा क्यों उठा रहे हो? वो कहता है, तुम्हें आराम से चलना चाहिए। एमजी कहती, तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, अगर तुम थक गए तो हमारा क्या होगा? हम लोग भूखे मर जाएंगे, आराम से चलो। तो वो कहता है, चिंता मत करो, वो जरा देखो सामने कुछ है और हम लोग वहाँ पे आराम कर लेंगे, अगर सामने कुछ बैली वगैरह निकली तो। एमजी कहती है, वेल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब ये आराम से चल रहे होते हैं आगे, और आगे एक झरना होता है। वेल ये बैली ऐसा ही सीन है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और मैंने इस सीन को बहुत बार देखा है रियल लाइफ में। अपनी एमजी कहती है, हाय हाय हाय, पानी, मजा आ गया। और ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, मेरी गर्मी ही निकल गई सारी सारी। एमजी को बड़ा ही मजा आ रहा होता, जन्नत में पहुंच चुकी होती है वो। और पीछे से यहाँ पे अपना इनुच कहता है, बेला अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तभी वो पीछे देखता है और कहता है, ये क्या चल रहा है? अपनी एमजी कपड़े निकाल ली होती है, वो उसकी पीठ की ओर देखता है और शर्मा के लाल टमाटर हो जाता है। अपनी एमजी कहती है, क्या बोला तुमने? वो कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने यही बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना। एमजी कहती है, ठीक है ठीक है। और उसके बाद में वो कहता है, शांत, तो अपने आप को एकजुट करो और तुम ऐसी गलती हरकतें नहीं कर सकते हो, तुम क्राउन प्रिंस हो। तभी अपनी एमजी आती है पीछे से, उसकी कॉलर पकड़ती है, आई मीन उसकी शर्ट पकड़ती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो? अपनी एमजी बड़ी प्यार से कह रही होती है। ये कहता है, हाँ लेकिन क्या बात है? वो कहती है कि प्लीज मेरे जो बटन है ना उनको खोल दो, मैं इनको ठीक से खोल नहीं पा रही हूँ। और इतना सुनते ही तो इसकी आग लग जाती है इसके मन में, और कुछ ज्यादा यहाँ पे इसके अरमान खड़े हो चुके थे। ये कहता, नहीं, कंट्रोल में लाओ अपने आप को। और इसकी ओर देख देख के ये शर्मा जा रहा था। एमजी भी कहती है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पहुंच ही नहीं पा रहे, तो मेरे को इससे हेल्प मांगनी ही पड़ी। और वो कह रहा है, मेरे को हेल्प करनी ही चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। उसकी ओर देखता है और बड़ा शर्मा रहा था। वेल इसके डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा बकवास थे, तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। और वो उसकी ओर ऐसा देख रहा था जैसे कि अपनी एमजी को अभी खा जाएगा, कुछ ज्यादा ही उसको टेस्टी लग रही थी अपनी एमजी। पर वो कहता, नहीं, अपने आप को काबू करो और मेरे को ये करना ही पड़ेगा। वो एमजी के कपड़े खोल रहा था, एमजी भी शर्मा रही थी और वो कुछ ज्यादा ही पास में आता है, इतना पास, इतना करीब कि मैं क्या ही बताऊं। और एमजी के धीरे धीरे वो बटन खोलने लगता है और वो कहता है, वैसे तुम यहाँ पे कौन सी चीज करोगी वापस जाने के बाद में? एमजी कहती है, वेल वापस जाने के बाद में मैं बहुत ज्यादा खाना ठूसूंगी, उसके बाद में अपने आप को यहाँ पे धोऊंगी और एकदम मस्त सा, एकदम अच्छा सा खाना खाऊंगी, एकदम यहाँ पे 56 भोज। और अपनी एमजी ऐसा बता रही होती है जैसे कि उसने कभी खाना खाया ना हो। वेल ऑफ कोर्स उसने 56 भोज नहीं खाए हैं, क्योंकि वो सब तो यहाँ पे रियल वाली यहाँ पे मेन लीडर खाए थे। लेकिन अपनी एमजी कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मैं उसकी बॉडी में हूँ और चाहे मेरे को कुछ भी बढ़िया खाना मिल जाए, भले ही मेरे को बहुत सारे गहने मिल जाए, लेकिन मेरे को जो रियल वर्ल्ड है ना, आई मीन जो रियल कोरिया है, उसी की याद आती है जहाँ पर मैं यहाँ पे जन्मी थी और बड़ी हुई थी। भले ही वहाँ पे कोई इंसान है नहीं जो कि मेरा इंतजार कर रहा होगा, भले ही वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से नफरत करते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे वहीं जाना है। और एमसी थोड़ी सैड सैड सी लग रही थी। और तभी अपनी एमसी कहती है, वैसे तुम क्या करने वाले हो वापस जाने के बाद में? क्या तुम यहाँ पे हैराम बनाओगे? जल्दी से मेरे को जवाब दो ना, जल्दी दो। अपना यहाँ पे उसका हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है, शांत रहो और हाँ, तुम्हारा
द्वार यहाँ पे खुल चुका है ऑलरेडी ही। अपनी एमसी शर्मा आ रही थी और वो कहता है अगर मैंने बता दिया कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है तो तुम्हें बड़ी शर्म आ जाएगी। एमसी कहती है क्या शर्म आ जाएगी। तभी अपनी एमसी की पीठ पर टच करता है और एमसी के अंदर की पता नहीं क्या लेकिन गर्मी बाहर आ जाती है। एमसी कहती है ओए ओए ऐसा मत करो। तभी वो कहता है ओहो तुम्हारे यहाँ पे बटन पहले खुल चुके हैं, तुम क्या करे हो। एमसी कहती है ओह तुमने बताया क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि तुमने पूछा नहीं। एमसी शर्मा के लाल टमाटर हो जाती है और कहती है अरे नहीं ये जो आदत हो रही है ना मेरे को इसकी, मेरे को ये आदत नहीं चाहिए। वो कहता है सॉरी सॉरी माय लेडी, आई एम सो सॉरी बाबू। उसके बाद वो निकल जाता है वहां से, रफा दफा हो जाता है। एमसी कहती बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर मत देखना। और एमसी शर्मा शर्मा पानी में कूद जाती है और कहती है जन्नत, यही तो है जन्नत। और इसके अंदर जो मजा है ना वो यहाँ पे किसी और को नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये सारा मजा तो मैं ही ले जाऊंगी। वेल इसके अंदर कोई मजा नहीं होता है क्योंकि अगर तुम लेट होगी तो नीचे पत्थर होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे काई लगी होती है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करेंगे और तुम उसके अंदर चल भी नहीं पाओगी। तो बहुत ज्यादा गंदी चीज होती है ये। एमसी कहती जन्नत है ये तो। और मेरे को इतना ठंडा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। आय हाय हाय हाय। और मेरे अरमान मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में, इनको भी मजा आ रहा है। तभी वो उठती है और कहती है वेल आखिर ये क्या चल रहा है और ये किसकी हरकत है क्योंकि उसके कपड़े तो वहां पे थे ही नहीं। ऐसा लगता है कोई किसी ने नहीं है इसके कपड़े चुरा कर ले गया। एमसी कहती है इनुज क्या चल रहा है यहाँ पर। वो कहता है क्या हुआ माय लेडी और क्या कुछ दिक्कत है। वो कहता है ऐसा लगता है कि वो मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं है, वो जा चुके हैं। वो कहता है क्या, और पीछे मुड़ के देखने वाला था। एमसी कहती है पीछे मत देखो, पीछे मत देखना। वो कहता है ठीक है पीछे नहीं देखूंगा। अपनी एमसी कहती प्लीज से कुछ यहाँ पे इंतजाम करो ना, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, ऊपर से वो भी अब चोरी हो चुके हैं, किसने चोरी कर लिया। वो कहता है वेल मेरे को पास पता होगा, तुम नहीं उतारे थे और आखिर कौन हो सकता है। वेल अब मेरे को देखना पड़ेगा। तभी उसका ध्यान कहीं जाता है और वो कहता है हाँ अब तो मेरे को देखना ही पड़ेगा। और वो आगे भाला लेके जाने लगता है अपनी एमसी को पीछे छोड़ के। और वो कहाँ जाएगा वो तो वो जाने। अपनी एमसी पीछे से कहती है जल्दी लेके आओ। और आखिर क्या होने वाला है। वेल कुछ समय बाद आगे दिखाया था यहाँ पर कि कोई इंसान अपनी एमसी के कपड़े टांग कर जा रहा था भागकर और वो उसको देख लेता है। देखते ही यहाँ पे ऐसा अटैक करता है कि मैं क्या ही बताऊं, फट से जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो कहता कि हे कौन हो तुम, और जरा देखो तो ये चेहरा तो मैं काफी समय बाद देख रहा हूँ और ये कौन हो सकता है। ओहो तुम हो डिएगो और ये होता है नट्स का कैप्टन। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे इनुज किया गया, ये एक बच्चा है बच्चा। और वो कहता है योर मैजेस्टी ये तो आप हैं। उसके बाद में अपने योर मैजेस्टी पूछते हैं अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो भी यही सवाल पूछता है लेकिन यहाँ पे आंसर तो वही निकलने वाला है कि ये दोनों के दोनों गायब हुए और यहाँ पे आ गए तो कोई यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है नहीं। और तभी वो उठता है और अपने योर मैजेस्टी को सलाम करता है और कहता है मैं करता हूँ आपको सलाम और मैं रहूंगा हमेशा आपका गुलाम और आपकी शान ऐसी चलती रहेगी आगे सालों साल। वो कहता है ठीक है अगर यहाँ पे सेम केस है तो क्या तुम्हें कुछ पता चला है जिससे कि हम निकल पाए। वो कहता है ना मुझे तो कद्दू भी पता नहीं है। वो कहता है क्या सच में तुम्हें पता नहीं है। तो अपने यहाँ पे बंदर कहता है नहीं मेरे को नहीं पता है, ऊपर से मेरे साथ में कुछ और है और उनकी भी साथ में यहाँ पे सेम ही हालत हुई है, उनको भी कुछ पता नहीं है कि वो आखिर कैसे आए और कहाँ से निकलेंगे। वो है यहाँ पे बिशप और यहाँ पे एक और इंसान है जिसका नाम एसडल है जो कि प्रिंस है। वो कहता है सच में ऐसा लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं और मेरे साइड में जो साथी है उसको भी नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे निकलेंगे और वो कैसे आई उसको भी नहीं पता है। वो जरा सोचने दो, मेरे को लगा यहाँ पे रोडमैन होगा जिसने कि मेरे को पहले किडनैप किया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई और है और आकर वो कौन हो सकता है, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और उसकी ओर देखता है बड़ी गुस्से में जिससे कि वो डर जाता है और उन कपड़े की ओर देखते पूछता है वैसे तुम इन कपड़ों का क्या करोगे। क्या यहाँ पे वो दोनों के दोनों मर्द इन कपड़ों को पहनने वाले हैं और कहीं वो यहाँ पे झक्के तो नहीं है। वो कहता नहीं बस मेरे को चाहिए मेरे कंपेनियन के लिए। वो कहता है ओहो आखिर कौन है वो, मेरे को सीधा सीधा जवाब दो। वो कहता है माय लॉर्ड प्लीज मेरे पे भरोसा रखिए। तभी यहाँ पे अपना भाला तान देता है और कहता है सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दो, ज्यादा बकवास मत करो। वो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। और ये डर जाता है, बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ पे आपका ही नाइट हूँ, तो आखिर यहाँ पे मैं आपको दुश्मन कैसे हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका दुश्मन नहीं हूँ, तो प्लीज मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। वो कहता है आखिर बातें भी कौन कर रहा है, जो चुपचाप से मेरे को बताओ आखिर यहाँ पे बात क्या है। और क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारी टीम के अंदर कोई यहाँ पे लेडी भी है और जिसके पास में कपड़े नहीं है, यहाँ पर उसको कपड़े चाहिए। उसकी ओर देखता है और वो कहता है हाँ हमारे यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे योहाना है उसके ऊपर कपड़े नहीं है। ये कहता है क्या सच में, और क्या वो लेडी नेकेड है। रुको जरा योहाना वो तो सेंटेंस है और सेंटेंस वो भी बिना कपड़ों के। ओहो क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में यहाँ पे फोर्सम चालू है। वो कहता है इतनी ज्यादा महान लेडी जो कि सच में एम्पायर की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सेंटेंस थी और उसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक डिवाइन पावर थी, वो आखिर इस आइलैंड पे आ गई। क्या ही चल रहा है, उसकी ऐसी महान लेडी और वो भी इस आइलैंड पर, वो भी निर्वस्त्र। क्या चल रहा है आखिरकार
यहाँ पर और ऐसी गंदी चीजें हो तो हो कैसे गई, उससे आराम से पूछता है और वो कहता है वेल मेरे को मैं क्या बताऊं, वो कुछ नहीं बोलता है और अपना योर वेस्टी ऐसे गुस्से में घूरता है उसको कि मैं क्या ही बताऊं। वो कहता है लाओ मेरे कपड़े वापस दो मेरे को। वो कहता ठीक है योर वेस्टी, ये लीजिए आपके कपड़े, आई मीन आपके कंपेनियन के कपड़े। वो कहता ठीक है फिर जहाँ से दफा हो जाओ और जब तक कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल जाए तब तक हम आपस में ऐसे मिलते रहेंगे हर 10 दिन बाद, और अगर तुम्हें किसी दिन यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो बस मेरे को बता देना। वो कहता है यस योर मैजेस्टी। और वो कहता है क्या आप मेरे साथ में नहीं चल रहे हैं? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और जो मैंने कहा ना बस उसे फॉलो करो, समझ गए क्या तुम? वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और वो कहता है किसी को भी इसके बारे में मत बताना कि तुम इस आइलैंड पर मेरे से मिले हो, और बिल्कुल भी यहाँ पे इस बात को अपने कंपेनियन को तो बिल्कुल बताना मत, समझ गए ना? वो कहता है यस योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और अपना इनुज कहता है ठीक है पर यहाँ से दफा दफा हो जाओ, और वो बेचारा डर के मारे वहां से चला जाता है बिना कपड़े लिए। और जरा सोचो अब कैसी ही हालत होगी, और ऐसा लगता है कि इनको पत्ते से कपड़े बनाना पसंद नहीं है या फिर इनको आता ही नहीं है। वेल ऐसा लगता है सेंदेज है वो बेचारी यहाँ पे बिना कपड़ों की इनके साथ में घूमने वाली है। वेल वो मेरे को देखना है लेकिन मैं नहीं देखने वाला हूँ। अपनी एमसी की ओर दिखाता है जो कि कहती है अरे राम ठंडी अच्छू, और वो जोर की छींक मारती है और बाबा तो छींक मारती है अच्छू, और कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है और इससे पहले कि मैं ठंडी से ही मर जाऊं आखिर कहाँ है वो। तभी यहाँ पे अपना इन्हें चल जाता है और कहता है कहाँ हो तुम मार्गरेट, और मार्गरेट की ओर वो आ रहा होता है। एमसी से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहता है फाइनली मेरे सपनों का राजकुमार आ गया मेरे चोरी किए गए कपड़े लेकर। और वो कहता है मार्गरेट क्या तुम ठीक हो? और मैं आ चुका हूँ। एमसी कहती हो ये तो बड़ी खुशी की बात है और तुम्हें मेरे कपड़े भी मिल गए, ये तो अच्छी बात है। पर वो तभी बेहोश हो जाती है और कहती है थैंक यू, और वो थैंक यू के चक्कर में निपट जाती है वहाँ पे, और कुछ ज्यादा यहाँ पे एम्बैरसिंग मूवमेंट में वो निपट जाती है क्योंकि तुम खुद ही सोचो उसके ऊपर कपड़े नहीं, बस वो थोड़ा वो टॉवल वगैरह है जो कि यहाँ पे राइटर ने शायद बनाया है, उसके ऊपर था भी नहीं। एमसी कहती है क्या है अगर मेरा स्टेमिना ऐसी टाइम पे मेरे को धोखा कैसे दे सकता है, या मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। वेल इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में, और ऐसा लगता है कि कुछ गर्मी का आदान प्रदान होने वाला है इनके बीच में। वेल वो तो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक तो ठोकना पड़ेगा। वेल मैं वैसे कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आज कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड कर रहा है, फटाफट से कर देना फटाफट से यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं सो जाऊंगा।